तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा, इवोल्यूशन टॉपिक पे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है क्या। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होती है? तो आप बताएंगे जिसमें हम लाइफ के फॉर्म्स की स्टडी करते हैं, लाइफ के फॉर्म्स की हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, बस उसी को बोलते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो क्या क्या समझे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म, मतलब पृथ्वी पे जितना भी जीवन बना वो जीवन के इतिहास को खंगालेंगे, बस उसी स्टडी को बोलते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो बताइए इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म की स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म? स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म। पहला क्वेश्चन यहां से पॉसिबल है, ठीक है, कि व्हाट इज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी? आंसर आएगा स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म। ठीक है, कहां पे? अर्थ पे, और कहीं जीवन है ही नहीं। जीवन हमारे प्लेनेट को छोड़ के और कहीं है क्या? नहीं। तो इस हमारे प्लेनेट पर जो लाइफ बनी उसी की हिस्ट्री को बोलते हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। फिर बोलते हैं ये एवोल्यूशन क्या बला है, एवोल्यूशन क्या चीज है? अच्छा, अब इसको ऐसे समझेंगे, एवोल्यूशन क्या होता है? चेंज, समय के अकॉर्डिंग होने वाला बदलाव, जो हमेशा होता रहा है, आज भी हो रहा है और फ्यूचर में भी होता रहेगा। आपको क्या लगता है? जैसे हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं, आप बताइए। अच्छा, पहले पढ़ाई का पैटर्न दूसरा था, बदलाव हुआ। पहले सिलेबस दूसरा था, बदलाव हुआ। पहले टेक्नोलॉजी दूसरी थी, बदलाव हुआ। पहले ब्लैक एंड बोर्ड पे लोग पढ़ाते थे, फिर व्हाइट बोर्ड पे आ गए और वो उससे पढ़ाने लगे। अब स्मार्ट बोर्ड पे आ गए, हो सकता है आगे और कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, है ना। पहले हाँ, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी और आ जाएगी अच्छी, जो बहुत क्रिएटिव होगी, उससे और फायदा मिलेगा। पहले कम्युनिकेशन इजी नहीं था, एक दूसरे से बात करने के लिए बहुत मुश्किल होती थी, लाइन लगानी पड़ती थी। पीसीओ हुआ करते थे, नाम शायद सुना हो आपने, पीसीओ। पीसीओ से जाके कॉल लगाना पड़ता था और लाइन लगती थी, क्योंकि पहले कम्युनिकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं था। आज की डेट पे आप दुनिया के किसी कोने में व्हाट्सएप कॉल कर लो, डायरेक्ट रूबरू हो जाओ। सही है कि नहीं है? ये क्या हो रहा है? यही तो चेंज हो रहा है। ये चेंज आज हो रहा है कि कल हुआ कि फ्यूचर में होगा कि हमेशा? तो जो चीज नॉन लिविंग में होती है उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। जो नॉन लिविंग में होती है उसे क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन, क्रांति। बताइए आपकी टेक्नोलॉजी में क्रांति आई कि नहीं आई? अगर ऐसी ही क्रांति हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाए तो इस तरह के बदलाव को बोलेंगे इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन कुछ नहीं, एक तरह की क्रांति है जिसमें जीव पहले सरल बना, फिर और जटिल बना, फिर और जटिल बना, और फ्यूचर में ये कंफर्म है कि हम आज से भी ज्यादा एडवांस और कॉम्प्लेक्स होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? यही इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन का मतलब बदलाव। कहां पे? फ्लोरा का मतलब होता है पौधों में, फौना का मतलब होता है एनिमल में। पौधों में और एनिमल में होने वाला बदलाव जिसके लिए मिलियंस ऑफ ईयर लग गए, मिलियंस ऑफ ईयर लग गए। और कहां पे हुआ ये बदलाव? अर्थ पे। और किसमें हुआ? प्लांट में कि एनिमल में, किस दोनों में? और लंबा समय लगा कि थोड़ा समय लगा? जैसे आज भी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो एक दिन का रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, कितने साल से रिसर्च की गई होगी तब आपके पास टेक्नोलॉजी आई है आज की डेट पे। और अभी भी जैसे पहले क्या होता था, इंटरनेट मोबाइल पे नहीं चलता था। 1 GB, आपको शायद याद हो, 1 GB की कीमत 199 रुपए होती थी। अभी बहुत दिन की बात नहीं बता रहा हूँ, 5 6 7 साल की बात बता रहा हूँ। 1 GB की कीमत 199, और वैलिडिटी सुन लो, 1 महीने। 1 महीने में 1 GB खर्च करना होता था, और पैसा लगता था 199 मिनिमम, बता रहा हूँ। 1 GB आज 2 GB लोगों को मिलता है, कम पड़ जाता है पर डे। बोलो सही कि नहीं है? पहले पहले कॉल करने का पैसा, कॉल इनकमिंग को रिसीव करने का भी पैसा लगता था। अब क्या हो गया? अब देखो अनलिमिटेड फ्री है। तो टेक्नोलॉजी में बदलाव आया है इसके लिए, लेकिन 1 2 साल नहीं लगे, इसके लिए भी काफी साल लग गए। हाँ, माना कि इसके लिए 20 30 साल लगे, लेकिन हाँ, जो हमारे हम जैसे जीवों को बनाना ये 20 30 साल का कमाल नहीं है, इसके लिए मिलियंस ऑफ ईयर लग गए, राइट। अब आगे इन्होंने कहा कि हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे किसकी? ऑरिजिन ऑफ लाइफ की। मतलब हम समझने का प्रयास करेंगे ऑरिजिन ऑफ लाइफ को, कि पृथ्वी पर जीवन कैसे बना, फिर पृथ्वी पर जो जीवन बना उससे हम लोग कैसे बने। यानी जो पहला जीवन बना और आज जो सबसे कॉम्प्लेक्स जीवन दिख रहा है, वहां से लेकर के यहाँ का इतिहास क्या है, बस इसी को बोलते हैं इवोल्यूशन। बताइए पहले पृथ्वी पर जीवन कैसे बना, फिर उसमें बदलाव कैसे आया। 2 सवाल आपको अपने आप से करने हैं। पहले तो आप ये देखोगे कि पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी कैसे बने, चांद कैसे बना, सितारे कैसे बने,
तब तो हम लोग अपने प्लेनेट पर अपने जीवन की बात करेंगे। पहले यही नहीं पता पृथ्वी कैसे बनी, तो हम हमारा प्लेनेट पहले कैसे बना, फिर हम कैसे बने, फिर हम लोग में बदलाव कैसे हुआ। तो देखो लिखा है एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, पहला पार्ट होगा। फिर उसी पे स्टार और वास्तव लिखा है ना, वास्तव में हम यूनिवर्स पढ़ेंगे कि कैसे बना, मतलब हमारा यूनिवर्स कैसे बना, उस पे हमारा प्लेनेट कैसे बना, तारे कैसे बने। हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट है ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, और ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स में ब्रह्मांड में ही तो हमारा वो आता है, हमारी प्लेनेट ब्रह्मांड का ही तो पार्ट है। तो यूनिवर्स बहुत बड़ा है, उसमें छोटा सा हिस्सा अर्थ है। उस अर्थ पर, उस अर्थ का उत्पत्ति कैसे हुआ, चांद तारे कैसे बने, पहले ये देखेंगे, ठीक है, फिर उनको जमीन पर लाएंगे। बड़ी देर में समझ पाए। What follows a longest all the constructed the, देखो इसका मतलब होता है कंफ्यूजिंग स्टोरीज है, बहुत सारी स्टोरी है और सबका अलग अलग मत है। बड़ी कंफ्यूजिंग सी स्टोरी है इवोल्यूशन, क्योंकि ये हमें किसी ने बताई तो है नहीं, तब इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि कोई कंप्यूटर में स्टोर करके गया हो ऐसा ऐसा हुआ, इसलिए कंफ्यूजिंग सी स्टोरी, लेकिन फिर भी क्लियर कर लेंगे हम लोग। दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक पहले इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, दूसरा ऑरिजिन ऑफ लाइफ, और फिर उस लाइफ में बदलाव कैसे हुआ ये भी समझने का प्रयास करेंगे। और जब बदलाव होगा तभी तो बायोडायवर्सिटी आएगी। बताइए, पृथ्वी पर अगर इवोल्यूशन हुआ तो बहुत सारे जीव जंतु बन गए। अच्छा, बहुत सारे जीव जंतु बन गए तभी तो बायोडायवर्सिटी पृथ्वी पे दिख रही है, तभी तो पृथ्वी पे बायोडायवर्सिटी दिख रही है, राइट है। तो क्या क्या समझे इस पैरा में, सिर्फ ये बोला गया व्हाट इज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। आंसर, पृथ्वी पर लाइफ फॉर्म्स की जो हिस्ट्री है उसके स्टडी को क्या बोलेंगे, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। अच्छा, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, समय, लंबे समय के साथ होने वाला बदलाव जो आज की डेट पे हमें दिख रहा है, बस यही चेंज कहलाता है इवोल्यूशन। दूसरी बात, हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे, पहले यूनिवर्स कैसे बना, हमारा अर्थ कैसे बना, दूसरा जीवन कैसे बना, फिर जीवन में बदलाव कैसे हुआ। तो कितने पार्ट में पढ़ेंगे, पहले यूनिवर्स कैसे बना और अर्थ कैसे बना, उसमें तारे कैसे बने, और दूसरा पहला जीवन कैसे बना और पहले जीवन से लेके हम जैसे जटिल एनिमल कैसे बने, ठीक है ना। इस बदलाव को ही दो भागों में हम लोग पढ़ लेंगे। अब देखते हैं, यहां से पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ऑरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ने से पहले आपको देखना, अभी कुछ क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे, कह रहा है जब आप स्टार देखते हो, तारे देखते हो ऊपर, वो भी कब, जब मौसम साफ हो, जब बादल ना हो तभी तो दिखेंगे। अच्छा, बादलों के सीजन में आपको स्टार वैसे ही नहीं दिखेंगे क्योंकि बादल उन्हें छुपा लेता है। तो जब आप स्टार देखते हैं क्लियर स्काई में, तो आप पता कहां चले जाते हैं, आप पास्ट में चले जाते हो, बैक टाइम में चले जाते हो, करोड़ों साल पहले चले जाते हो। अब आप बोलेंगे ये कैसे सर। अच्छा बताओ, चांद तो हमको यहीं दिख रहा है, बगल में दिखता है, लेकिन चांद तक पहुंचने में स्पेसशिप से कितना समय लग जाता है, काफी समय लग जाता है ना। और तब समझ में आता है कि ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर है, सही है कि नहीं है, और ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर है और समय भी लगता है। क्या मंगल ग्रह पे जाना आसान है, मंगल ग्रह पे जाने के लिए हम लोग को इंतजार करना पड़ रहा है कि जब वो मंगल घूमता घूमता पृथ्वी के सबसे करीब आएगा उस दिन जाएंगे, और उसी दिन वापस आ सकते हैं जब पृथ्वी के सबसे करीब जाएगा, क्योंकि हमारे पास अभी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं कि मंगल ग्रह पृथ्वी से दूर हो तो हम उस तक पहुंच जाए। जब नियरेस्ट होगा तभी जाने का प्रोग्राम है, शायद 2000 कुछ की बात है, अभी जाएंगे कुछ साल में, 1-2-4 साल बाद पहला मून का जो वो मिशन है वो अभी पूरा हो जाएगा, ठीक है। स्टेलर सिकाउ, सॉरी, स्टेलर डिस्टेंस, यानी सूरज, वो जो तारों की दूरी है, तारों की दूरी जो है, चांद सितारों की जो दूरी है वो लाइट ईयर में मेजर की जाती है। अब देखना, यहां से क्वेश्चन बहुत घुमाता है, कहता है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस या टाइम। हाँ, और होता क्या है, लगा हुआ है ईयर, तो टाइम भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइट ईयर को टाइम की यूनिट नहीं मानते, डिस्टेंस की यूनिट मानते हैं। और लंबी दूरी मापता है कि छोटी दूरी, लंबी दूरी। यहां से क्वेश्चन घुमा सकता है, ठीक है। अच्छा, तो आप बताइए, जो चीज हमारे से दूर है, जो हमको इनडायरेक्ट दिखाई पड़ रही है, जैसे तारे बहुत दूर है, चांद बहुत दूर है, ठीक है ना, और प्लैनेट्स बहुत दूर है, तो वो हमारा पास्ट है कि फ्यूचर। क्यों पास्ट, क्योंकि वहां से जो लाइट चली थी वो ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर का रास्ता तय करके आपकी आंखों पे गिरी है, और उसके लिए बहुत सारे लाइट ईयर लग गए, लगे कि नहीं लगे। लेकिन आप हमें जो देख रहे हो या हम आपको देख रहे हैं,
ये हम लोग प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट देख रहे हैं एक दूसरे को, आमने सामने देख रहे हैं, तो हमारे बीच की दूरी बहुत कम है, और हमारे बीच की दूरी बहुत कम है तो हम लोग इमीडिएटली ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। इमीडिएट ऑब्जेक्ट, बताइए इमीडिएट की नॉन इमीडिएट? जो चीज सामने हो वो प्रेजेंट होता है, और जो हमसे दूर हो वो पास्ट होता है, ठीक है ना? जो हमसे दूर होता है वो क्या होता है? पास्ट होता है। कहते नहीं कोई पास्ट अवे हो जाता है, मतलब मर जाता है, कहते वो देखो तारा बन गया, क्योंकि उतनी दूर चला गया कि आप पास्ट में चले गए। कहते नहीं कहते? अच्छा, तारा की क्यों बोलते तारा बन गया? तारा थोड़ा ना बन जाता है, वो कहां चला गया? हमसे दूर चला गया, दूर चला गया, इतनी दूर तो हमारा पास्ट बन गया, कभी था वो हमारे पास, प्रेजेंट नहीं है वो हमारा। कहते कहते कि नहीं कहते? हर चीज का अर्थ है, शास्त्रों में भी जो कहा गया है उसका भी अर्थ निकलता है, आप निकालो तो सही। हाँ, ये बोलोगे स्पिरिचुअलिटी बेकार है, उसमें भी दम है, लेकिन क्या उसको कोई समझे? तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी जुड़ी हुई है ना? तो जुड़ी है, पर उसका जब कोई सेंस निकाल लेता है तो उसको साइंस बोलते हैं, और जब सेंस नहीं निकाल पाता है तो स्पिरिचुअल। सही है कि नहीं है? पर दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पे स्टैंड करती हैं। तो स्टेलर्स डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। जो चीज हमें इमीडिएट दिखाई पड़ रही, कह रहा है ना, व्हाट वी सी टुडे, कहते हैं जो ऑब्जेक्ट हम आमने सामने देख रहे हैं, ठीक है, वहां से लाइट तुरंत आई। देखो जो चीज अभी हमें दिखाई पड़ी, पहले पास्ट की बात कर रहा है, जो हमें दिखाई पड़ रहा था चीजें, उसने मिलियंस ऑफ ईयर बैक से लाइट चली थी, फ्रॉम ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर का रास्ता तय किया था, और तब आपके आंखों पे गिरी थी, ठीक है, यानी ये पास्ट हो गया। जबकि जो ऑब्जेक्ट हमारे इमीडिएट सराउंडिंग में है, जैसे मैं आपको देख सकता हूं, आप मुझे देख रहे हो, आप बोर्ड को देख रहे हो, ये इमीडिएट सराउंडिंग में है, तो बताइए यहां से लाइट इंस्टेंटली आ गई, हैंस इन द प्रेजेंट टाइम, यानी आप कौन से समय में हो? आप अपने मम्मी पापा को अगर देख पा रहे हो, आप पास है, तो क्या हुआ? वो आपके प्रेजेंट है, और अगर कोई मान लो आपके फैमिली में नहीं रहा तो वो आपका पास्ट बन गया, वो दूर चला गया आपसे, राइट? तो कहने का मतलब ये है, जो चीज हमसे दूर दिख रही है वो हमारा पास्ट है, जो हमारे इमीडिएट सराउंडिंग में दिख रही है वो प्रेजेंट है। अच्छा, अब इतना घुमा क्यों रहा है एनसीईआरटी? इसका इससे इवोल्यूशन से क्या मतलब? कहता है जब कोई व्यक्ति यहां से खड़ा होकर जब वहां देखेगा तो वो अपने पास्ट में पहुंच गया, सामने देखेगा तो प्रेजेंट में पहुंच गया। तो ऐसे ही हमें ये सोचना चाहिए, जैसे हमारे ग्रह पे लाइफ है, क्या दूसरे किसी ग्रह पे भी लाइफ है कि नहीं है? हो सकती है, हो सकता है वो हमारे तक ना पहुंच पा रहे हो, हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और पास्ट में ऐसा ही हमारे धरती पे भी हुआ, किसी और प्लेनेट पे भी हुआ होगा, और वहां से उन्हीं को एलियन बोलते हैं, उन्हीं को एलियन बोलते हैं। और कहा तो यहां तक जाता है, वो दावा नहीं कर सकते, पर कहा गया है कि पृथ्वी पे एलियन आ चुके हैं और उनकी मुलाकात हो चुकी है। एक जगह है यूएस में, उसका नाम है एरिया 51। एरिया 51 में किसी की भी एंट्री नहीं है, और बताते हैं वहां के लोग कि वो वहां के साइंटिस्ट और आर्मी और प्लस उनके वो एलियंस अपनी टेक्नोलॉजी साझा कर रहे हैं एक दूसरे से। तभी देखो दुनिया में जब भी कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है किसके पास होती है? यूएस के पास, और इसीलिए शायद वो छुपा रहे हैं। खैर आगे जब और भी कंट्री जब रिवील कर लेगी तो पता लगेगा सच्चाई क्या है। फिलहाल यूएफओ देखे गए कई जगह, ये सब फेक नहीं है नासा खुद मानती है। अच्छा नहीं है तो फिर दूसरे ग्रह पे क्यों जा रहे हैं? रिसर्च करने ही तो जा रहे हैं। खैर वो वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि ये कहना क्या चाहता है। इसका मतलब therefore when we see the star, तो हम पहुंच जाते हैं कहां पे? पास्ट में पहुंच गए। पीपिंग इनटू द पास्ट, पीपिंग का मतलब पहुंच जाना, वहां पहुंच गए। अच्छा अब क्या समझ में आया इससे? पास्ट से लेके प्रेजेंट तक क्या बदलाव आया? एक तो दिमाग में क्वेश्चन ये आया, और दूसरा क्वेश्चन ये आया कि क्या किसी ग्रह पे हमारी तरह कोई ग्रह है जहां लाइफ पनप रही है? क्या अगर वो हमसे आगे हैं कि पीछे हैं? अगर आगे हैं तो हम उनकी टेक्नोलॉजी साझा कर सकते हैं, पीछे है तो वो हमसे टेक्नोलॉजी ले लें, मिलके काम करेंगे। कभी पृथ्वी खत्म हो गई तो वहां जाके बस जाएंगे, उनको अपने यहाँ बसा सकते हैं। जैसे मंगल पे जाने का एलन मस्क बंदा बहुत सही है, वो उसका सही मानना है। कल को प्राकृतिक आपदा आ गई, पूरा पृथ्वी तहस नहस हो गया, कौन बचेगा? जो बचेगा कोई नहीं बचेगा। मान लो ऐसा भयंकर वो आ गया, कोई बचेगा नहीं। तो मंगल ग्रह से लोग जब पृथ्वी थोड़ी सी सुधर जाएगी वापस आएंगे, फिर से ब्रीड करेंगे, फीड करेंगे, और फिर से जनसंख्या मेंटेन कर लेंगे, फिर से लाइफ को मेंटेन हो सकती है। लेकिन जब सब खत्म हो गए तो कुछ बचेगा ही नहीं। बताओ, हम लोग क्यों कहते हैं टाइगर बचाओ? अगर टाइगर पृथ्वी से खत्म हो गया तो बच्चे उसके कैसे पैदा होंगे? नहीं होंगे ना। इसीलिए बहुत सारे विकल्प पहले से ही तैयार कर लिए गए। दुनिया के जितने सीड हैं उन सबको अटलांटिका में, क्योंकि अटलांटिका में फ्रिज की जरूरत होती नहीं, माइनस में टेम्परेचर होता है, वहां एंटार्क्टिका में जाकर के स्टोर कर दिया। दुनिया में जितनी इंपॉर्टेंट वेराइटीज है, मतलब मोस्ट ऑफ द वेराइटीज आर स्टोर्ड
जिनको स्टोर किया जा सकता है, और माइनस में टेम्परेचर है तो कोई दिक्कत भी नहीं, आराम से स्टोर कर लेते हैं। उसकी सेल्फ लाइफ पता है साइंटिस्ट को, जब पता होता है कि अब एक्सपायर होने वाला है, रिप्लेस। पता लगा गेहूं का बीज पृथ्वी से गायब हो गया, अब पता लगा गेहूं कहां से लाओगे, मंगल पे है नहीं, चांद पे है नहीं, वीनस पे है नहीं, है ना, शनि ग्रह अपना वो कुदृष्टि कर देंगे, है ना, शुक्र नाराज हो जाएंगे, है ना, तो फिर कहां से लाओगे, चावल खत्म हो गया कहां से लाएंगे। लेकिन जब बीज होगा तो फिर से बोलेंगे। इसीलिए साइंटिस्ट बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, काम पॉजिटिव भी करते हैं, निगेटिव भी। भाई निगेटिव मैंने क्यों बोला, एटम बम भी बना रहे हैं, उसका वो हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव काम भी हो रहे हैं। ऑरिजिन ऑफ लाइफ, वही कहा ना, दोनों चीजें जरूरी है। अगर जिंदगी में एक्सीलरेटर जरूरी है तो जिंदगी में ब्रेक भी जरूरी है। कहते नहीं है आसमान के पास तुम्हें क्या चाहिए, बोले सारा आसमान, लेकिन आसमान के पास भी एक चीज नहीं है, जमीन, और जमीन के पास आसमान नहीं है, तो कभी नथिंग इज कंप्लीट। तो ऑरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसीडर एज यूनिक इवेंट, कहते जीवन का बनना एक सबसे बड़ी घटना है इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि अभी तक हमने कहीं, देखो इसको क्यों हम बोलते हैं कि ये एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि अभी तक किसी प्लेनेट पर हमें क्लेम नहीं किसी ने किया है। माना कि एलियन है, इसमें किसी की शरारत भी हो सकती है, यूएफओ है, हो सकता है किसी ने छोड़ दिया वैसे ही मजाक मजाक में, किसी कंट्री ने कि चलो मजे लेते हैं, जाने दो ये लोग को रिसर्च करने दो, हमें पता नहीं है, सारा पैसा खर्च करने दो उनको। भाई मजाक करने में क्या बुराई है, बाहर षड्यंत्र भी रचे जाते हैं, इसी कहते राजनीति। एक राजनीति भारत में चलती, इसको बोलते हैं इंटरनल राजनीति, एक राजनीति चलती इंटरनेशनल, लड़ाइयां कराई जाती दो कंट्रीज में, प्रोवोक किया जाता मारो साले को, है ना। हाँ तो वही, अब क्या होगा, दो लड़ेंगे तो हमारा क्या व्यापार बढ़ेगा, वो कैसे सर, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम साझा करेंगे, लो ले लो ले लो, बाद में देना पैसा, उधार दे लो उधार ले लो। तो ये होता है बहुत सारी कंट्रीज में। यूक्रेन के साथ क्या हुआ, यही तो हुआ, अमेरिका ने भड़का दिया, रसिया ने उसको किनारे कर दिया, खत्म हो गया यूक्रेन। यूक्रेन को कहा जाता था गोल्डन बास्केट ऑफ व्हीट, अब समझो पूरा तहस नहस हो गया। जितना व्यापार होता था यूक्रेन का मेडिकल कॉलेज की वजह से, सब ठप, सब आग से वो हो गया, सब बेकार हो गया। एक डिसीजन से चीजें बेकार हो जाती हैं। यूनिवर्स इज वास्ट, यूनिवर्स इज वास्ट, यूनिवर्स बहुत बड़ा है। देखा जाए तो कितना बड़ा, आप बोलो सर कितना बड़ा, मेरे बोर्ड के सामने इतना बड़ा, मतलब कितना बड़ा, बिंदु मात्र। यूनिवर्स एक बिंदु मात्र, यूनिवर्स के सामने क्या है ना, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, एक तो पहले ये बताओ, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, और हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है, ये बिंदु मात्र, और पृथ्वी पे हम कितनी औकात रखते हैं, आप भी समझ लो, उतनी भी नहीं रखते, हमारा तो कहीं औकात ही नहीं है इस पे, और इंसान फिर भी इतना प्राउड करता है ना, देख लो। इसलिए तो कहा गया मनुष्य का जीवन है, तो देखो आजकल महाकुंभ चल रहा है, तो वो लोग जो महाकुंभ वाले लोग देखो ना, स्वेटर पहनते ना, वो कहते हैं उनके अंदर खुद ही इतनी एनर्जी आ जाती है, अपने आप पे जीत चुके हैं, उनको अपनी जीत हो गई, उनके अपने मन पे जीत हो गई, उनका मन विचलित नहीं होता, इसलिए उनको ठंडी नहीं लगती, उनके अंदर एनर्जी रहती है, अघोरी और वो देख लो बिल्कुल। तो स्पिरिचुअलिटी तो है, रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इज इंडीड ओनली स्पेक, अर्थ ये है बस, अर्थ बिंदु मात्र है यूनिवर्स के सामने। सोचो ब्रह्मांड कितना बड़ा है, हमारी पृथ्वी बिंदु मात्र है उसके सामने, हमारा तो अस्तित्व ही नहीं कहीं, है ना। एक इंडिविजुअल हम सब मिल भी जाए पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन, तो भी पृथ्वी के सामने हमारा एग्जिस्ट ही नहीं है। यूनिवर्स बहुत बड़ा है, कहने का तात्पर्य यूनिवर्स बड़ा नहीं बहुत बड़ा है, यूनिवर्स बहुत बड़ा। अब यहीं से सारी कहानियां स्टार्ट हो रही, देखो कहानी वाला चैप्टर है, इसीलिए इसको कहानी की तरह समझेंगे। यूनिवर्स छोटा है कि बहुत बड़ा, कितना बड़ा, आप तुलना करिए, अरे बहुत, मतलब कुछ बताया था, कह रहा है इतना बड़ा कि हमारी पृथ्वी उसके सामने बिंदु मात्र है, इतना बड़ा है कि पृथ्वी उसके सामने बिंदु मात्र है। हाँ कंपैरिजन कैसे किया जा रहा है, ये तो पृथ्वी से तुलना कर रहे हैं अगर हम उसको, तो पृथ्वी बिंदु मात्र है। सोचिए, अब कह रहा है और इतने वर्ष पुराना है, 20 अरब साल पुराना है, 20 अरब साल, यानी 2 × 10 की पावर 10, पावर में भी आ जाता है कभी कभी, पावर प्ले भी कर लेता है कभी कभी एग्जामिनर, तो 2 × 10 की पावर 10 को बोलते हैं क्या, हाँ 2 बिलियन, तो 2 बिलियन 2 × 10 की पावर 10 पुराना है, राइट। तो अर्थ कितना पुराना है, 2 × 10 की पावर 10।
हाँ 20 अरब हो गया ना, लेकिन पढ़ेंगे 2 × 10 की पावर 10। टू इंटू 10 की पावर 10। आगे आप जरा समझेंगे यूनिवर्स कैसे बना, पहले ये समझेंगे, फिर पृथ्वी कैसे बनी ये समझेंगे। बड़ी कहानी टाइप की, बड़ी इंटरेस्टिंग है, सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। यहीं से अब क्वेश्चन बनने वाला है। पहला क्वेश्चन यही बनेगा, यूनिवर्स इज, स्टेटमेंट में आएगा यूनिवर्स इज टू वास्ट की टू स्मॉल, वास्ट है, टू वास्ट। अच्छा, और कैसे तुलना करेंगे कि अर्थ इज जस्ट लाइक अ स्पेक, स्पेक मतलब बिंदु, SPECK, स्पेक मतलब बिंदु मात्र है, किसके सामने, यूनिवर्स के सामने, ब्रह्मांड के सामने। अब ब्रह्मांड बना कैसे, कहते हैं ब्रह्मांड को किसने रचा, तो कैसे बना, देखो ऐसे हुआ कि बहुत सारा एक कोलिजन हुआ, एक बहुत बड़ा क्या एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन, कोलिजन नहीं बोलना चाहिए, एक्सप्लोजन बोलना चाहिए। कोलिजन होता है टकराव, एक्सप्लोजन होता है विस्फोट। एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा कि शब्दों में बयां, इतना बड़ा, यानी आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतना बड़ा विस्फोट हुआ। इतना बड़ा इस विस्फोट अगर हो जाए तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी। पृथ्वी बनी ऐसे, लेकिन समझिए इस समय अगर इतना बड़ा विस्फोट हो जाए तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी। जरा सा भूकंप आता है, जरा सा भूकंप आता है, 7 स्केल का, 7 रेक्टेयर क्या बोलते हैं ना, अगर 7 का आता है हिल जाती है। अभी आया था 5-6 दिन पहले, है ना, तो नेपाल और कहां कहां भी फिर आया था, अभी भारत में भी कई जगह पे आया है, देखा गया झटका। तो जरा सा होता है हिल जाती है। एक उल्का पिंड टकरा जाए तो पृथ्वी नष्ट होने के खतरे हो जाएंगे। अब सोचिए जरा, आपका यूनिवर्स उस समय इतना बड़ा विस्फोट हुआ था, फिर पृथ्वी बड़ी उन्हीं टुकड़ों से बनी, उनके टुकड़े ठंडे हो गए, विस्फोट होने के बाद दूर चले गए, और सूरज के चारों तरफ चक्कर काटने लगे। सूरज भी उसी विस्फोट के बाद बना है। देखो पहले समझिए, धीरे धीरे समझिए। ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज मतलब यूनिवर्स में बहुत सारे क्या है, गैलेक्सी है। गैलेक्सी मतलब क्या बोलते हैं, आकाश गंगाएं, आकाश गंगाएं हैं बहुत सारी, सुना है हिंदी में नाम। बताइए यूनिवर्स किससे मिलके बना है, आकाश गंगा, आकाश गंगा से मिलके बना है, इंग्लिश में बोलते हैं गैलेक्सीज। ठीक, फिर कह रहा है और आकाश, ये इसी से मिलके यूनिवर्स बनी, यानी बहुत सारी गैलेक्सी मिलकर के, बहुत बड़ी बड़ी गैलेक्सीज मिलकर के यूनिवर्स बनाती है। अब कहता है गैलेक्सी किससे बना है, और अंदर चलो, गैलेक्सी बना है तारों से और गैस से और डस्ट से। तारे, गैस और डस्ट। हमें क्या दिख रहा है, हमें तो यही सब दिख रहा है ना, हमको गैस दिखती है आसपास, हमारे आसपास क्या गैस है, और रात को क्या दिखते हैं, तारे, और क्या दिखते हैं, और डस्ट दिखती है दिन में, है ना, डस्ट भी दिखती है दिन में, बहुत धूल उड़ती है इधर उधर। तो ये, और कंसीडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स, कहता है यूनिवर्स का साइज दोबारा याद दिला रहा है, वास्तव में एक बिंदु मात्र है। दोबारा याद दिला रहा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और कहता है वो थ्योरी बताओ जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था ना, कोई नाम होगा बिग बैंग, बिग बैंग थ्योरी। ये थ्योरी दी गई एक्सप्लेन करने के लिए कि यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, बिग बैंग थ्योरी द्वारा अटेम्प्ट किया गया एक्सप्लेन करने का कि ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, जल्दी जल्दी बताओ पहले आप कि यूनिवर्स जो है, पहले यूनिवर्स बना, यूनिवर्स कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हमारी पृथ्वी बिंदु मात्र है, नंबर 1। नंबर 2, कितना पुराना है, 20 अरब। 20 अरब नहीं लिखा होगा तो 2 × 10 की पावर 10 ईयर्स, तब तो ईयर्स में आ गया ना। अच्छा, फिर आगे, फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो यूनिवर्स होता है वो किसका बना, उसमें बोलेंगे बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, और वो आकाश गंगाएं भी ह्यूज है, ह्यूज है, ह्यूज क्लस्टर, और एक नहीं कई आकाश गंगाएं हैं, उनके मिलने से बना है यूनिवर्स। और गैलेक्सीज यानी आकाश गंगाओं में क्या है, आप जो भी देखो रात को खड़े होके, तारे और बादल, बादल गैसेस का बादल और डस्ट, 3 चीजें। अब आ जाओ और अंदर, बोला ये लाइन तो दोबारा लिख दी है, बिग बैंग हाइपोथेसिस किसको एक्सप्लेन करती है, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स की, ऑरिजिन ऑफ अर्थ, यूनिवर्स की अर्थ, याद रखिएगा। इट टॉक्स, देखो क्या कहता है, ये कहता है एक विस्फोट हुआ, लेकिन इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि शब्दों में बयां नहीं कर सकते। अनइमेजिनेबल है कि इमेजिनेबल, अनइमेजिनेबल। देखो क्या लिखा है,
इट टॉक्स द सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन, कहता है ये थ्योरी ये बताती है कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। कह रहा है इतना बड़ा विस्फोट कि हम इमेजिनेबल नहीं कर सकते, यानी अनइमेजिनेबल है, मतलब कल्पना से भी परे है, ठीक है ना, मतलब कल्पना को भी नहीं पता है, और फिजिकल टर्म्स में तो बता ही नहीं सकते, मतलब बोले कोई बोले बोले कितना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, कोई नहीं बता सकता कितना बड़ा, ठीक है ना, फिजिकल टर्म्स में तो बताया ही नहीं जा सकता, मतलब इमेजिन नहीं किया जा सकता तो फिजिकल कैसे बता दे, बोलो सही कि नहीं है, जब जो चीज इमेजिन नहीं कर सकते वो फिजिकली कैसे बता दे इतना बड़ा है, ठीक। चलो ये बात, अब देखो जब भी कहीं विस्फोट होता है, अब आप सोच सोच के देखना, आपका लॉजिक लगाते जाओ, बड़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लॉजिक लगाते जाइए, इसी और लाइन टू लाइन क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने इसका सिर्फ इसका नोट्स नहीं बनवा रहा हूं, बाकी का सब बनवा दूंगा आगे, दो यूनिट जो है। अब सुनिएगा, जब भी कभी विस्फोट होता है तो विस्फोट मतलब ऐसे होगा ना, ऐसे होगा कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, चीजें बिखरेंगी, चीजें कंसाइज होंगी, चीजें बिखरेंगी, और जब भी विस्फोट होता है तो विस्फोट के समय आग बहुत पैदा होती है, तो जब आग पैदा होगी और चीजें बिखरेंगी तो दूर दूर फैल जाएंगी, अच्छा दूर दूर जब फैल जाएंगी तो जो कण बचेंगे, जो भी मतलब पार्ट बचेगा, जो उसके टूटने के बाद जो टुकड़े बचेंगे, पीसेस, वो बड़े गर्म होंगे, गर्म होंगे कि नहीं होंगे, तो जो सबसे गर्म टुकड़ा था बीच वाला, ठीक है ना, उनसे सन बने, उनसे क्या बना, सन, जो सबसे गर्म आज भी तपता हुआ गोला है, जिसका लाखों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ना, लाखों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उससे कई ट्रिलियंस किलोमीटर दूर पहुंचेंगे ना तो तब के झुलस जाएंगे, है ना, अभी देख लो गर्मी में आता है तो आदमी झुलस जाता है, कितनी दूर बैठे, कितनी दूर बैठे हुए हम लोग, लाखों किलोमीटर दूर बैठे हुए, ठीक है ना। अब सोच लो जरा, तो जो सबसे गर्म टुकड़ा है वो क्या है, सन, और जो ठंडे हो गए ना, जो ठंडे हो गए वो हो गए क्या, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, बाकी बन गए, बाकी प्लैनेट्स बन गए, टोटल प्लेनेट 8 हैं, पहले तो 9 थे, अभी एक एक्सक्लूड कर दिए गए, टोटल 8 प्लेनेट हैं, ठीक है, और सन के चारों तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण चक्कर काटने लगे, पता है ना, इलिप्टिकल चक्कर काट रहे हैं, इलिप्टिकल, ऐसे ऐसे इलिप्टिकल चक्कर काट रहे हैं, ठीक है ना, बताइए बीच में कौन है, केंद्र में कौन है, सन, किनारे किनारे कौन है, प्लैनेट्स, कितने प्लैनेट्स है, 8, कोई इस कक्षा में काट रहा है, कोई इस ऑर्बिट या कक्षा में काट रहा है, कोई इस ऑर्बिट में काट रहा है, और हर प्लेनेट क्या हो रहा है, अपना अर्थ की स्पेशली बात करें, अर्थ चक्कर तो काट ही रहा है, साथ ही अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम भी रहा है, चक्कर भी काट रहा है और घूम भी रहा है, ऐसे इलिप्टिकल चक्कर भी काट रहा है, घूम भी रहा है, और इसी चक्कर काटने से सीजनल वेरिएशन होता है, दिन होती है, रात होता है, मौसम बदलते हैं, और बारिश, एनुअल मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन बदलता है, और मीन एनुअल टेम्परेचर बदलता है, मतलब जो मौसम में बदलाव आता है वो इन्हीं के स्पिनिंग से होता है, स्पिनिंग यानी चक्कर काटने से। हाँ क्या कह रहे हैं, हाँ वो सब एनर्जी की वजह से, और सेंट्रीपिटल फोर्स और ये सारे होते हैं ना जो बांधे रखते मॉलिक्यूल्स को। फिर लिखा है यूनिवर्स फैला, यानी यूनिवर्स फैला कि सिकुड़ा, ऐसे बताया था ना, फैला कि सिकुड़ा, और फैला, और फैलने के बाद टेम्परेचर डाउन हुआ कि टेम्परेचर अप हुआ, जब कोई चीज बिखरती है विस्फोट होने के बाद तो पहले गर्म होती है, धीरे 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 उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो अर्थ का टेम्परेचर डाउन हुआ और सन के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, ऐसी एक गैलेक्सी नहीं, अनगिनत है, अनंत है, अनंत, आपको लगता है एक सूरज है, अनंत सूरज है, अनंत, आप तो एक सूरज को जानते हो, हम तो अनंत सूरज को जानते हैं, हाँ, और एक गैलेक्सी नहीं है, अनेक गैलेक्सीज है, एक नहीं है, अनंत है, हम गिन नहीं सकते, साइंटिस्ट के पास गिनती नहीं है, क्योंकि उनको खुद नहीं पता, अभी तो हम अपनी गैलेक्सी पे नहीं पूरी रिसर्च कर पाए, दूसरे की तो बहुत दूर की बात है, हो सकता है अभी अभी होगा, पॉसिबल सब है, देखो कभी किसी ने सोचा था हम चांद तक चले जाएंगे और सितारे तोड़ के लाएंगे, है ना, अभी तो बहुत आसान हो जाएगी हर चीज, कभी सोचा था कि हम लोग बस से ब्रिटेन की यात्रा कर लेंगे, आज की डेट में पॉसिबल है, भारत से बस जाती है ब्रिटेन के लिए, कभी सोचा था आपने कि हम लोग अपना ये इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, एक दूसरे से फ्रंट टू फ्रंट कॉल पे बात कर पाएंगे, है ना, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, टेक्नोलॉजी आ रही है, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि एलन मस्क जैसा बंदा मिल जाएगा और जो रॉकेट लॉन्च कर देगा वापस आ जाएगा, रिवर्सिबल रॉकेट पहली बार विश्व में उसने बनाया जो कि रॉकेट इंजीनियर नहीं है,
जो कि रॉकेट इंजीनियर नहीं, लोग उसको कहते हैं सन की, हम कहते हैं जो अपने काम के प्रति वफादार हो वो सब सन की हैं। मोदी जी को भी तो लोग सन की कहते हैं, लेकिन काम के लिए वफादार है, क्योंकि वो सन की डिक्टेटरशिप वही कर सकता है जिसके अंदर डिसीजन लेने की पावर हो, वरना तो पता है 100% कोई भी नहीं सेटिस्फाइड कर सकता है। सही है कि नहीं है? अब देखो, जब विस्फोट हुआ तो उस समय कुछ भी एटमॉस्फेयर नहीं था, बाद में कौन सी गैस बनी? हल्की हल्की गैसेस बन गई। हल्की गैस बनी, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, और एक इनर्ट गैस बन गई हीलियम। इनर्ट गैस है ना, किसी से रिएक्शन नहीं करती, तो पहले हाइड्रोजन और हीलियम बनी, पहले बनी हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। और सुनना, फॉर्म्ड सम टाइम लेटर की तुरंत बन गई, थोड़े समय बाद बनी, मतलब विस्फोट हुआ, टेम्परेचर गिरा, तब थोड़े समय बाद हाइड्रोजन बन गई, ठीक है ना, हाइड्रोजन बन गई। वो एक्चुअली बोलते हैं जब रिएक्शन हुई तो हाइड्रोजन गैस पैदा हुई विस्फोट के बाद। ये गैसेस अब धीरे धीरे कंडेंस हो गई, गैसेस कंडेंस हो गई, मतलब ये गैसेस कंडेंस हो गई किसके कारण? जिस प्लेनेट पे ग्रेविटी थी उस पे ज्यादा कंडेंस हुई। अब सबसे ज्यादा ग्रेविटी कहां पे है? मून पे बहुत कम है, G/6 है, हमारे का शायद अर्थ पे सबसे ज्यादा है, तो अर्थ पे सबसे ज्यादा कंडेंसेशन हुआ, और कंडेंसेशन हुआ ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, और फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे। तो आज की डेट पे बहुत सारी गैलेक्सीज बन गई, तो ग्रेविटेशन के कारण, हर जगह ग्रेविटेशन है, हमारे प्लेनेट पे सबसे ज्यादा है वैसे अभी तक, तो ये गैलेक्सीज बन गई आज की डेट पे। तो ये देखो, सबसे पहले एक सीक्वेंस में याद करो, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, कितना बड़ा नहीं बता सकते, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और कल्पना से भी परे है। फिर जब विस्फोट हुआ तो चीजें दूर गई कि पास आई, तो टेम्परेचर गिरा कि बढ़ा, यूनिवर्स फैला कि सिकुड़ा? फैला। यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग कि यूनिवर्स इज कॉन्ट्रैक्टिंग? एक्सपेंडिंग। उसके बाद यूनिवर्स इज वेरी वास्ट कि यूनिवर्स इज वास्ट? वेरी वास्ट। अच्छा, फिर यूनिवर्स बनने की थ्योरी का नाम क्या था? बिग बैंग। अच्छा, यूनिवर्स किसका संग्रह है? बहुत सारी गैलेक्सीज का। एक गैलेक्सीज में 3 चीजें आती हैं, पहला बताओ? पहला स्टार, दूसरा क्लाउड ऑफ गैसेस, तीसरा धूल, डस्ट, ठीक है। अब बोलने लगे जब विस्फोट हो गया, टेम्परेचर गिर गया, तो 2 गैस बाद में बनी, थोड़े समय बाद, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम गैस बनी। हाइड्रोजन और हीलियम गैस बनने के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गैसेस कंडेंस हो गया, और गैसेस कंडेंस होने से ही आज की गैलेक्सी बन पाई है। अब सुनो, अब इतनी सारी गैलेक्सीज हैं, अनंत है, इनफाइनाइट है, कहते हैं यूनिवर्स, कहते नहीं ब्रह्मांड, कहीं अंत ही नहीं इसका, ब्रह्मांड का अंत नहीं, गैलेक्सीज का अंत नहीं है फिलहाल, अभी तक इंसान के बस में नहीं है सारी चीजें, ठीक है। तो अब हमारी गैलेक्सीज पे आते हैं। सबसे चमकदार गैलेक्सी कौन सी है? सुना होगा, सबसे चमकदार गैलेक्सीज पूरे ब्रह्मांड में कौन सी है? हमारी गैलेक्सी। और हमारी गैलेक्सी का नाम है वो मिल्की वेज, क्योंकि सबसे चमकदार है, तो नाम क्या दिया साइंटिस्ट ने? मिल्की वेज। मिल्की है, मिल्की है ना, तो मिल्की वेज, मिल्क जैसी चमकदार है, नाम दिया गया मिल्की वेज। सुना है नहीं सुना है? तो मिल्की वेज बन गई। अब हमारी गैलेक्सी पे आ जाते हैं। हमारी गैलेक्सी में सन है, हमारी गैलेक्सी में कई सन है, अब हमारी गैलेक्सी में भी कई सन है, हमारा एक छोटा सा टुकड़े तक अभी हम सीमित हैं, हमारा एक सन, और हमारी 8 ग्रह पे अभी हम अटके हुए हैं, अभी न जाने कितने सन है हमारी गैलेक्सी में ही, ठीक है ना। जहां हमें जाना है, रिसर्च करना है, उनके ग्रहों पे हो सकता है एलियन हो, पता आता नहीं है, क्योंकि हम तो अभी वहां पहुंचे ही नहीं ना। जहां तक हम सोच ही नहीं सकते, जहां तक अभी हम सोच नहीं पा रहे, वहां पहुंच कैसे जाएंगे? अब सोचना स्टार्ट किया है तो पहुंच के देखेंगे फ्यूचर में। हाँ, फिलहाल अभी सैकड़ों साल लग सकते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर लग सकता है, तो हम लोग तो रहेंगे नहीं, ये तो कंफर्म है, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब देखो लिखा भी है, सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वेज, कह रहा है मिल्की वेज में सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम जो है उसमें अर्थ वाज सपोज टू बी फॉर्म्ड। देखो, सबसे पहले एक क्वेश्चन और आ सकता है, हमारी आकाश गंगा में जो सूरज है हमारा वाला, वो कितना पुराना है? 4.6 अरब साल पुराना। 4.6 नहीं, मैं सूरज की बात कर रहा हूं, चंदा मतलब इसकी, धरती की नहीं, धरती माँ की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सूरज की बात कर रहा हूं। हमारा सोलर सन कितना पुराना है? 4.6 अरब यानी बिलियन। उसमें जो हमारी पृथ्वी चक्कर काट रही है वो कितनी पुरानी है? वो है 4.5। कह रहा है पृथ्वी बनी 4.5, और मैं बता दे रहा हूं एक्स्ट्रा पॉइंट कि सूरज बना 4.6।
तो पहले सूरज बना, फिर सूरज के टूटने के से उसके चारों तरफ चक्कर काटे ना भाई। कहते हैं सूरज का टुकड़ा टूटा और ठंडा हो गया, फिर वो सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, उन्हीं को तो प्लैनेट्स कहते हैं। बोलो भाई, उन्हीं को प्लैनेट्स या ग्रह कहते हैं। और जो ग्रह के चारों तरफ काटे उपग्रह, सब प्लैनेट है ना, या सैटेलाइट जो भी बोलते हैं। आप देखिए, कहते हैं हमारी पृथ्वी पे कोई वातावरण नहीं था, आज की डेट पे है, आज की डेट पे है, पहले कोई वातावरण नहीं था अर्ली अर्थ पे। बताइए अर्ली अर्थ पे वातावरण था कि नहीं था? नहीं था, कोई भी वातावरण नहीं था, कोई भी वैक्यूम था, वैक्यूम कहा जाए तो वैक्यूम था, निर्वात क्या बोलते हैं, निर्वात था, कुछ नहीं था, बिल्कुल वैक्यूम था, कुछ नहीं था। ठीक है, अच्छा, और पानी का भाप, मीथेन गैस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये लावा से निकलती थी। मॉल्टेन मास समझ रहे हो ना? मॉल्टेन मास मतलब जो लावा निकलता था, अब लावा ठंडा होगा तो भाप बन के उड़ेगा, तो वाटर वेपर्स, मीथेन, मीथेन ज्वलनशील है, उससे निकलती है। मीथेन को बोलते हैं फायर डैम्प गैस, या वो कीचड़ से निकलती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जलने पर प्रोड्यूस हुई, अमोनिया वहां से निकला, कहां से निकला? फ्रॉम मॉल्टेन मास कवर्ड द सरफेस, यानी ये जो ज्वालामुखी से निकलता जा रहा था, ढकता जा रहा था पृथ्वी को, उन्हीं से ये सब पैदा होता जा रहा था। कौन कौन सी चार चीजें निकली? पहला पानी का भाप, दूसरा अमोनिया, तीसरा मीथेन, चौथा पूछा गया पृथ्वी पर पहला इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या मानते हैं? अमोनिया, ठीक है ना। फिर ऑर्गेनिक कौन सा मानेंगे? मीथेन, बताइए मीथेन। यूवी रेस, यूवी रेस जो थी, सन से यूवी रेस आती थी, क्यों आती थी पता है? क्योंकि पहले ओजोन लेयर नहीं थी, पहले ओजोन लेयर ही नहीं थी। अरे जब वैक्यूम था तो कहां से कुछ होगा? वैक्यूम था तो कुछ था ही नहीं, कोई ओजोन लेयर नहीं थी, यूवी रेस डायरेक्ट आती थी सूरज से, अभी भी आती है पर तब ज्यादा आती थी, और उसने पानी को तोड़ दिया। जो भाप बना वो कंडेंस भी तो हुआ होगा, पृथ्वी पे आया, पानी को तोड़ दिया। पानी टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, अब हाइड्रोजन हल्की गैस है तो ये उड़ गई, एस्केप का मतलब उड़ निकली, या वैसे एस्केप का मतलब था बचना, बचना का मतलब पृथ्वी पर नहीं बची, मतलब चली गई। ठीक है, ऑक्सीजन रिएक्ट कर गई अमोनिया के साथ, ऑक्सीजन काफी रिएक्टिव है ना, ऑक्सीजन रिएक्टिव गैस है कि अनरिएक्टिव? काफी रिएक्टिव है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिएक्ट कर गई अमोनिया से और मीथेन से, क्या बना दिया? पानी बना दिया, CO2 बना दिया, और अदर चीजें बना दी। ठीक है, अदर चीजें बना दी। समझ में आई बात? अब आगे की स्टोरी फिर से एक बार रिकैप कर रहा हूं। हमने वहां तक बोला था कि गैलेक्सीज बन गई। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वेज, आकाशगंगा, मिल्की वे हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वेज कहलाती है। अब हमारे पास जो सूरज था उसके चारों तरफ 8 प्लेनेट है, हमारा उनमें एक प्लेनेट है अर्थ, और अर्थ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, यही कहा था ना, अर्थ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। अच्छा देखो लिखा है अर्ली अर्थ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। 4 चीजें उनमें आई अर्थ के वहां सरफेस पर, ज्वालामुखी के लावा से, मोल्टेन मास बोला है उसको, बोला है कौन सी 4 चीजें? पानी की भाप, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी कोई, अब लावा जल रहा था ना तो CO2 तो निकलना लाजमी है, राइट। अब यहां से देखो, जो सूरज की किरणें थी उससे यूवी रेज निकलती है, यूवी रेज इतनी खतरनाक है कि बॉन्ड को तोड़ देती है। सबसे पहले बॉन्ड को तोड़ा पानी के बॉन्ड को, पानी टूटा, हाइड्रोजन निकली, हाइड्रोजन हल्की थी, उड़ गई, ऑक्सीजन भारी होती है नीचे रह गई, और नीचे जो अमोनिया था रिएक्ट कर गया उससे। अच्छा, और वो जो मीथेन था रिएक्ट कर गया, और भी चीजों से रिएक्ट कर गया, रिएक्ट होके इसने बना दिया, देखो अमोनिया, मीथेन, और इनसे बना दिया वाटर और CO2। आपको पता है जब भी कभी ऑक्सीजन रिएक्शन करती है तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा CO2 और वाटर देता है कि नहीं देता? रूल है। तो CO2 और वाटर मिल गया, ये देख लो, और अदर का मतलब और भी मिश्रण मिला हमें। ठीक है, अब धीरे धीरे देखो, अब O2 बन चुकी थी, O2 भी बन गई क्योंकि O2 थी। अब O2 जब रिएक्ट कर गई यूवी रेस की प्रेजेंस में, तो आपने एक रिएक्शन सुनी होगी, 3 मॉलिक्यूल O2 के जब मिलेंगे तो रिवर्सिबल का सिंबल लगा के 2 मॉलिक्यूल O3 का बनेगा, बनता है कि नहीं बनता है? तो देखो क्या बन गया, ओजोन लेयर बन गई। कैसे रिएक्शन पता है ना? देखो लिख के दिखाता हूं तो आपको याद आ जाएगी।
3 मॉलिक्यूल O2 के, और ये ऐसे एरो लगाते हैं, यूवी रेस की प्रेजेंस में O3 में बदल गई, 2 मॉलिक्यूल O3 में, O3 को क्या बोलते हैं? ओजोन। तो अब देखो ओजोन लेयर बनना आसान हो गया, ओजोन लेयर बन गई। अब कह रहा है कि जो धीरे धीरे कूलिंग हो रही थी, धीरे धीरे कूल हो रही थी चीजें, पृथ्वी अभी भी गर्म थी, ठीक है, पृथ्वी अभी भी गर्म थी, तभी लाइफ अभी तक देखो नहीं आई, पृथ्वी अभी भी गर्म थी, धीरे धीरे कूल होती जा रही थी, कूल होती जा रही थी। एज कूल्ड वाटर वेपर फेल्ट एज रेन, कहने लगे जब कोई चीज ठंडी होती है तो चाय के ऊपर कप वो ढक दो, चाय को ठंडी होगी तो बूंद आ जाएगी, कंडेंस हो जाती है। तो वैसे ही जब ये पानी का भाप उड़ा और कूलिंग हुई तो बारिश होने लगी, और बारिश से जो गड्ढे थे ना भर गए, आज वो आपके सागर बन गए, वो ओशियन महासागर सागर बन गए। ये आज की डेट पे इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, ठीक है ना, देख लो। अब आई बात, जब सागर बन गया तो सागर में पहला जीवन बना, ठीक है ना, पहला उसमें जीवन बना। बताइए लाइफ की ओरिजिन कहां से हुई है? पृथ्वी पर भी कहां पे? ओशियन से। अच्छा, लाइफ कब बनी? अर्थ के बनने के 500 मिलियन ईयर बाद, मतलब 0.5 अरब साल बाद, 0.5 अरब साल बाद, 0.5 अरब को 500 मिलियन कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब आज से कितने समय पहले? आज 4.5 पहले वो बना था, और 0.5 माइनस करो तो 4 बिलियन ईयर अगो पहले लाइफ बनी। तो लाइफ पृथ्वी पर कब बनी? अब मेरा क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताते चलिए, यहीं से क्वेश्चन आते भी हैं, डायरेक्ट हिटअप, डायरेक्ट हिटअप, डायरेक्ट हिटअप, सब डायरेक्ट। बताइए पहले यूनिवर्स बनाना, यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज है? अनंत। हर एक गैलेक्सीज में कितनी चीजें होती है? 3। बताइए क्या? स्टार, क्लाउड ऑफ गैस और डस्ट। अच्छा, फिर उसके बाद बताया गया हमारी यूनिवर्स के बनने के लिए थ्योरी थी बिग बैंग, और बिग बैंग ये बताती कि आज से 20 अरब साल पहले हमारे वो यूनिवर्स बना था, और हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वेज। अच्छा, क्या हमारी पृथ्वी जब बनी तो उस पर एटमॉस्फेयर था? नहीं। बाद में कौन सा? बाद में धीरे धीरे वो जो मोल्टिंग मास थे उसमें कई सारी वाटर वेपर था, और मीथेन था, अमोनिया था, CO2 था, ये सब वो थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ? अब धीरे धीरे क्या हुआ था? अब जब वाटर टूटा यूवी रेस की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन उड़ गई, ऑक्सीजन पृथ्वी पर रह गई, ऑक्सीजन रिएक्ट कर गई और उसने CO2 और वाटर बना दिया, ठीक है ना। अब धीरे धीरे टेम्परेचर और गिरा, जब टेम्परेचर गिरा धीरे धीरे तो क्या होने लगा? बारिश हुई। बारिश हुई तो बड़े बड़े गड्ढे थे, 10-10 किलोमीटर अंदर के गड्ढे थे, ठीक है ना, उसमें पानी भर गया। पानी भर गया तो आज वही बड़े बड़े गड्ढे, पानी जिसमें भरा हुआ है, बहुत पानी है, वो ओशियन बन गया, वो ओशियन बन गया। अब देखिए लाइफ बनी 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, यानी आज से करीब 4 अरब साल पहले। कह रहे क्या लाइफ आउटर स्पेस से आई है? अब कह रहे अब हमें तो नहीं पता कैसे आई, ऐसा हम लोग मानते हैं, पर लाइफ कैसे आई है? क्या अंतरिक्ष से आई है? क्या किसी और ग्रह से आई है? ऐसा साइंटिस्ट को लगता है, आज भी लगता है। अगर नहीं लगता है तो क्यों इतनी सारी वो नासा बना, इसरो बना, हर कंट्री का अपना अपना एक स्पेस पे मिशन है, हर कंट्री का है, रसिया का है, चाइना का है, जापान का है, हर कंट्री का मिशन है, और इंडिया का भी है। क्यों? क्योंकि जो पहले खोज लेगा उसका ज्यादा अधिकार हो जाए, उसको श्रेय मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा, और उसके बाद नई टेक्नोलॉजी वो डेवलप कर सकता है। क्यों बोलते हैं भारत महाशक्ति बन सकता है? क्योंकि बहुत तेजी से साइंटिस्ट लगे हुए हैं भारत के, और जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है सबके CEO कौन है? भारत। क्योंकि भारत वालों के पास पेशेंस बहुत होता है, भारत वाले बड़े पेशेंस होते हैं, बहुत कूल रहते हैं वो, है ना, और अपना काम बहुत डेडिकेशन से करते हैं, अगर करते हैं तो, नहीं करते तो नहीं करते, है ना। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट, देखो कह रहा है अभी भी साइंटिस्ट का मानना है कि लाइफ आती है अंतरिक्ष से। अर्ली ग्रीक थिंकर का मतलब अर्ली ग्रीक साइंटिस्ट का मानना था कि लाइफ स्पोर के रूप में आई है और डिफरेंट प्लेनेट पे चली गई, और उसमें से हमारा प्लेनेट पे भी आ गई। लाइफ डिफरेंट किसी और ग्रह पे थी, वहां से स्पोर, जैसे आज की डेट पे हम लोग स्पोर पढ़ते हैं ना, फंजाई का स्पोर, बैक्टीरिया का स्पोर, फलाने का स्पोर, धमाके का स्पोर। स्पोर बड़े रजिस्टिव होते हैं, विपरीत वातावरण में रह सकते हैं। कि उनका कहना था जब उल्का पिंड टूटा, मान लो हमारी पृथ्वी पे है आज की डेट पे लाइफ, हमारी पृथ्वी का टुकड़ा टूट के किसी और प्लेनेट पे गया
तो वहां पर हमारे स्पोर पहुंच गए और वहां की मिट्टी में स्पोर ने जन्म दे दिया नए नए पौधों को, नए नए पौधे को जन्म दे दिया। तो फिर धीरे धीरे वहां पे एनिमल भी आ गए, खाने को है तो खाने वाले भी आ जाएंगे, इवॉल्व हो जाएंगे, ऐसा मानना था। पर ये बात गलत भी नहीं कह सकते, सही भी नहीं कह सकते, अभी भी इसको पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं किया गया। देखिए, क्योंकि ये कहता है पेनिस्पर्मिया इज स्टिल ए फेवरेट आइडिया ऑफ सम एस्ट्रोनॉम्स, ठीक है ना। देखो लिखा है कि आज भी पेनिस्पर्मिया का मतलब इस थ्योरी का नाम है, पेनिस्पर्मिया आज भी फेवरेट आइडिया है अंतरिक्ष यात्रियों का। क्यों? क्योंकि उनको आशा है, यही है, चलो नहीं प्रूफ मिला तो क्या हुआ, मिलेगा आज नहीं कल, लगेंगे, खोजेंगे, लगे हुए हैं साइंटिस्ट, दिन रात हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक ऐसा माना जाता था, ऐसा भी माना जाता था क्या, कि लाइफ केम फ्रॉम डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर, मतलब लाइफ ऐसे हुई, सड़ी गली चीजों से हुई है। जहां पर चीजें सड़ती, जैसे आप मान लो कहीं पे नाले में वो नाला बहुत बदबूदार है, वहां ये देखा होगा मच्छर आ जाते हैं, तो उनका मानना था कि मच्छर पनप गया उसी नाले से, बैक्टीरिया पनप गया उसी नाले से, गंदगी वाले स्थान पे ज्यादा हो जाते हैं ना वो। तो ऐसा कुछ नहीं है, माना कि उनको वो फेवरेट फूड है उनका, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था, ये थ्योरी गलत थी। माना गया था कि ऐसा मानते थे साइंटिस्ट। वॉन हेलमोंट एक साइंटिस्ट थे, उनका सबसे पहले थ्योरी आया, उन्होंने बोला था कि कीचड़ से चोकर से, गेहूं का चोकर होता है ना, छानने के बाद जो बचता है, गेहूं के चोकर को में अगर भीगी कमीज में लपेट के 21 दिनों तक रख दिया जाए तो चूहे पनप जाते हैं। अरे चूहे पनप नहीं जाते, खाने आ जाते हैं, ऐसे ही रख दो आ जाएंगे। तो लेकिन हाँ, तब ये भी थ्योरी थी और इसका नाम था स्वतः जननवाद थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, सुना होगा हिंदी में, स्वतः जननवाद सिद्धांत, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, मतलब अपने आप मिट्टी में, कीचड़ में अपने आप लाइफ पनप गई। दो थ्योरी सामने आई, उसमें से ये तो पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं हुई, लेकिन ये पूरी तरह से रिजेक्ट कर दी इन अंकल ने। लुई पाश्चर का नाम सुना होगा। अच्छा, और आज भी जब दूध का पैकेट खरीदो तो बंदे का नाम लिखा होता है, तो आप बोलोगे कहां लिखा होता है, फुल्ली पास्चुराइज्ड, फुल क्रीम लिखा होता है कि नहीं। पास्चुराइजेशन टर्म इन्होंने ही खोजा था, इन्हीं के नाम पे दिया गया पास्चर का इफेक्ट, पास्चुराइजेशन, फुल क्रीम, देखना जरूर लिखा होता है, हर दूध के पैकेट पे लिखा मिलेगा, आप देखना। पास्चुराइजेशन टर्म इन्होंने ही दिया। इन्होंने पास्चुराइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी लिक्विड में अगर कोई बैक्टीरिया है तो उसको इतने टेम्परेचर पे खौला दो कि वो मर जाए। याद करो, मम्मी लोग हमेशा दूध गर्मियों में स्पेशली खौलाती रहती हैं। खौलाने से क्या होगा गर्मी में, अदरवाइज दूध फट जाता है, तो दूध फट जाने का मतलब नष्ट हो जाना, स्पॉइल हो गया। अब स्पॉइल किया किसने, बैक्टीरिया ने, क्योंकि दूध गर्म नहीं किया। दूध अगर गर्म कर देते कुछ देर हाई फ्लेम पे और फिर गर्म करके कम कर देते कुछ देर के लिए, तो वो जितने बैक्टीरिया थे मर जाते, फिर ऑफ कर दो गैस, होता है ना गर्मी में स्पेशली। तो और सर्दी में क्यों नहीं करना पड़ता, सर्दी में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तो बैक्टीरिया होंगे भी तो पनप नहीं पाते, तो दूध खराब जल्दी नहीं होता है। समझ में आएगी नहीं बात, इसी को बोलते हैं पास्चुराइजेशन। स्टरलाइजेशन और पास्चुराइजेशन दो टर्म दिए थे इन्होंने, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद डेमो करके बताया कि लाइफ केवल और केवल प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, मतलब जिस ग्रह पे पहले से लाइफ है उसी से लाइफ संभव है, बिना लाइफ के लाइफ संभव नहीं है। किस व्यक्ति ने स्पॉन्टेनियस थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया, लुईस पाश्चर ने। किस व्यक्ति ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया, लुई पाश्चर ने, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्री स्टरलाइज फ्लास्क लिया। अभी एक वर्ड बोला था ना, स्टरलाइज का मतलब जिसमें एक भी कीटाणु नहीं था, पहले से स्टरलाइज वाला फ्लास्क ले लिया, और इन्होंने इसमें किल्ड ईस्ट को ले लिया। किल्ड ईस्ट यानी ईस्ट को मार दिया, ताकि ईस्ट में भी जीवन न रहे, अगर ईस्ट जिंदा है तो नया ईस्ट बना सकता है, तो इन्होंने ईस्ट को मार दिया और शुगर सोल्यूशन डाल के उसमें रख दिया। अच्छा, अब दूसरा फ्लास्क लिया, उसको देखो, एक को बंद कर दिया और एक को ओपन कर रहने दिया, कहां पे, अदर फ्लास्क को सेम करके एयर में संपर्क में रख दिया, तो न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गए, एरोज फ्रॉम किल्ड ईस्ट। कहने लगे किल्ड ईस्ट में भी
जो बंद था उसमें नहीं आए, जो खुला था उसमें आ गए। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया ना, देखो ये बंद था, पूरी तरह से स्टरलाइज था, इसमें क्यों नहीं आई लाइफ। उन्होंने बोला हमें नहीं पता, लेकिन ये थ्योरी सही नहीं लग रही है। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने मान लिया अंततः कि बिना लाइफ की लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई लोग इनके सपोर्ट में आ गए थे, जैसे स्प्लेंजेनी है ना, स्प्लेंजेनी, इसमें नाम नहीं है और पढ़ना भी नहीं है, फ्रांसिस्को, ये सब नाम थे जो इनको सपोर्ट कर गए। देखो ये पूरी तरह से थ्योरी डिसमिस हो गई, कौन सी, स्पॉन्टेनियस थ्योरी डिसमिस कर दी, वन एंड फॉर ऑल, मतलब हमेशा के लिए। कौन सी थ्योरी रिजेक्ट हो गई हमेशा के लिए, स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब, लेकिन देखो डिड नॉट आंसर, इस थ्योरी से ये नहीं पता चला कि पहला जीवन कैसे आया। पाश्चर की थ्योरी से ये नहीं पता चला कि पहला जीवन कैसे आया। इतना जरूर कंफर्म हो गया कि पहला जीवन किसी, उन्होंने कहा जीवन जीवन से ही बनता है, जीवन जीवन से ही बनता है, बिना उससे नहीं बन सकता। लेकिन पता है, दो साइंटिस्ट थे, ओपरिन फ्रॉम रशिया और हेल्डेन फ्रॉम इंग्लैंड। ये क्वेश्चन कई बार आया, ओपरिन फ्रॉम रशिया और हेल्डेन फ्रॉम इंग्लैंड। और इंग्लैंड तो इतने, ये हेल्डेन तो इतने ज्यादा भारत से इंफ्लुएंस हुए थे कि भारत में स्टैब्लिश हुए थे। काफी बार पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता है। इन दोनों ने प्रपोज किया कि पहली जो लाइफ थी वो आई थी प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से। देखो इन्होंने कहा कि स्पॉन्टेनियस थ्योरी गलत है, मैं मानता हूं, लेकिन पहला जो जीवन आया था वो नॉन लिविंग चीजों से बना है। पहला जो जीवन बना वो नॉन लिविंग चीजों से बना है, उसके बाद जो जीवन बन गया उसी से जीवन बनता रहा। ये बात सही भी लग रही थी, अप्रूव भी किया गया इसको। देखिए क्या बोला है, लाइफ कहां से आई है, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। लाइफ पृथ्वी पर पहले से उपस्थित जो मॉलिक्यूल थे उनके रिएक्शन से बनी है, उनके रिएक्शन से बनी है। जैसे आरएनए और प्रोटीन से सबसे पहले वायरस बने, वायरस में देखो प्रोटीन भी होता है, आरएनए भी होता है। वायरस के कवच प्रोटीन का बना होता है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए का होता है। पहला बना था वायरस, और पहला जेनेटिक मटेरियल बताया था आपको जेनेटिक्स में कि आरएनए होता है। तो देख लो वायरस से शुरुआत हो गई थी। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रीसीड बाय केमिकल एवोल्यूशन। बोलने लगे ये जो केमिकल से लाइफ बनने की शुरुआत हुई, इसको उन्होंने एक वर्ड दिया, केमिकल एवोल्यूशन। व्हाट इज केमिकल एवोल्यूशन? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बनना। पृथ्वी पर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बनना क्या कहलाता है? केमिकल एवोल्यूशन। केमिकल एवोल्यूशन। बताइए पृथ्वी पर जो केमिकल थे पहले कौन से बने होंगे, सिंपल वाले की कॉम्प्लेक्स वाले? सिंपल वाले बने थे। अब जरा सोचो सिंपल कौन होता है, इनऑर्गेनिक वाले की ऑर्गेनिक वाले? इनऑर्गेनिक सिंपल होते हैं, लिखने में भी सिंपल है। ऑर्गेनिक हमेशा बड़े बड़े फार्मूले होते हैं, जैसे आयोडीन लिखना हो I2, क्लोरीन लिखना हो Cl2, MgCl2 लिखना हो MgCl2। लेकिन अगर आपको वो लिखना है, मान लो फ्रक्टोज C6H12O6, है ना, आपको बाकी कोई मॉलिक्यूल लिखना हो, नेप्थलीन लिखना हो, ठीक ठीक है ना, आपको एसीटोन लिखना हो, वो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो पहले पृथ्वी पर बने थे इनऑर्गेनिक, जब उन्होंने रिएक्शन की तो ऑर्गेनिक बन गए, फिर और ज्यादा रिएक्शन की और जटिल वाले बन गए। इसी को बोलते हैं केमिकल एवोल्यूशन। यही लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स केमिकल मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है। अच्छा उस समय कैसी कंडीशन थी, इन्होंने ये भी बताया कि उस समय कंडीशन कैसी थी, टेम्परेचर हाई था। अब आप आज भी देख लो, केमिस्ट्री कहती है कि जब आपको रिएक्शन फास्ट करानी है तो टेम्परेचर बढ़ा दो। अच्छा बताओ, सब्जी जल्दी पकानी है, टेम्परेचर बढ़ा दो, आलू के मॉलिक्यूल जो स्टार्च है जल्दी पक जाएंगे, हाँ या ना? आज कौन सी नहीं जानते? चावल को जल्दी पकाना है, प्रेशर कुकर में डाल दो, और प्रेशर बढ़ गया और आंच भी बढ़ा दो, 2 सीटी मारेगा और पक जाएगा। सही कि नहीं है? कई बार तो एक ही सीटी में पक जाता है चावल, है ना। दाल को देख के ज्यादा सीटी मारता है यानी हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन बढ़ जाती है, और उस समय हालात ऐसे ही थे, हाई टेम्परेचर था पृथ्वी पे, तो रिएक्शन होना आसान था कि मुश्किल? अच्छा उस समय ज्वालामुखी फटते रहते थे, तो वो जो बताया था ना 4 चीजें, 4 केमिकल, वो आसानी से मिलते रहते थे। और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था उस समय की ऑक्सीडाइजिंग। देखो पहले तो एटमॉस्फेयर ही नहीं था, फिर हाइड्रोजन पहुंचा तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर हो गया। समझ में आई बात? रिड्यूसिंग। अच्छा वातावरण में क्या क्या था? ये था वाटर वेपर था और हाइड्रोजन था, 4 केमिकल है।
पहला मीथेन, दूसरा अमोनिया, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा वाटर वेपर। 4 केमिकल थे। तो 1953 में जब डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया, इसी समय तो दिया गया था डबल हेलिक्स मॉडल, तो स्टैनले मिलर ने, पूरा नाम है स्टैनले मिलर, नाम सुना होगा शायद, एसएल मिलर बोलते हैं, स्टैनले मिलर जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसा ही एक्सपेरिमेंट लैब में कर दिया और ये क्रिएट कर दिया कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन क्लोज फ्लास्क, उनके एपरेटस का नाम था इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एपरेटस। और ये भी पूछा गया है क्लोज फ्लास्क लिया कि ओपन फ्लास्क। इधर देखो, पहले एक्सपेरिमेंट समझा दें, ये है इनका एक्सपेरिमेंट, शायद आपने पढ़ा भी हो, शायद अर्लियर क्लास में ही है। देखिए क्या है, उस समय जो जो हालात थे वो लिया। अच्छा, कौन एटमॉस्फेयर में क्या क्या था? मीथेन, अमोनिया, पानी का भाप और हाइड्रोजन गैस था। तो देखो एटमॉस्फेयर के लिए इन्होंने ये ले लिया स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस। ये स्पार्क डिस्चार्ज क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है उसको, एटमॉस्फेयर को। अच्छा, ये शो कर रहा है ओशियन को, ये ओशियन को शो कर रहा है, बॉइलिंग वाटर, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा था, ये ओशियन में पानी है। अच्छा, उस समय वैक्यूम था, तो देखो वैक्यूम लिया, उस समय कोई गैस नहीं थी शुरुआती दौर में, तो ये देखो वैक्यूम कर दिया उन्होंने, जैसे जैसे हालात थे सेम कर दिया। अच्छा, जब जब एनर्जी की जरूरत थी तो इलेक्ट्रोड लगा दिए, इलेक्ट्रोड लगा दिए, इलेक्ट्रोड लगा दिए, जो जो जैसा होना चाहिए था। देखो नीचे होता है ओशियन, नीचे लिया, हमारा एटमॉस्फेयर ऊपर है, ये एटमॉस्फेयर को दर्शा रहा है। अच्छा, उस समय बिजली कड़कती थी और या फिर यूवी रेज आती थी तो ऊर्जा मिलती थी, इन्होंने कृत्रिम तरीके से ऊर्जा ले ली इलेक्ट्रोड से, है ना, सेम सिचुएशन पैदा कर दी जैसा पहले हुआ था, इन्होंने लैब में क्रिएट कर दिया सेम सिचुएशन। अच्छा, उस समय वैक्यूम था तो इन्होंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। उस समय बारिश होती थी तो इन्होंने कंडेंस कर दिया पानी, इसको गैसेस को कंडेंस कर लिया। ये देखो कंडेंस करने का तरीका क्या है, अगर इस पाइप से पानी जा रहा है, हमें गैस पास हो रही है, हमें उसे लिक्विड में बदलना है, किसी गर्म गैस को लिक्विड में बदलना है, तो क्या करो, चारों तरफ ठंडा ठंडा पानी डाल दो। चारों तरफ ठंडा पानी डालोगे तो वो आगे चल के वो हो जाएगा। देखो यहां से ठंडा पानी डालते थे, यहां से गर्म पानी निकल जाता था, तो यहां पर इसको बोलते हैं कंडेंसर। कंडेंसर वो होता है जहां से ठंडा पानी डालो और वाटर निकालो, है ना, आलू डालो सोना निकालो वाला फंडा है। उसके बाद फिर क्या होगा, अब ये देखो वाटर के ड्रॉपलेट यानी पानी की बूंदे बन गई, और पानी की बूंदे के साथ साथ वाटर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए गए। अब बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो थे ही नहीं, कहां से आ गए? इसका मतलब सेम घटना पृथ्वी पे रही हुई होगी। और देखो जब प्रयोग कर लेते हैं ना तो मानने पे इंसान मजबूर हो जाता है, इन्होंने तो प्रूफ कर दिया और सेम सिचुएशन पैदा कर दी जैसा होती है। इसका मतलब इनकी थ्योरी ज्यादा ऑथेंटिक है कि अभी जो थ्योरियां पढ़ के आए वो ज्यादा ऑथेंटिक है। और इनकी थ्योरी किसको सपोर्ट कर रही थी? ओपेरिन और हेल्डन को। यानी आज की डेट पे सबसे करंट और सबसे अपडेटेड इवोल्यूशन की सिद्धांत कौन सी है? नहीं, इन्होंने तो प्रूफ किया, थ्योरी उन्होंने दी थी, थ्योरी दी थी, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। बताइए ओपेरिन और हेल्डन की थ्योरी को किसने सपोर्ट किया? जैसे क्रोमोसोमल थ्योरी को किसने सपोर्ट किया? नहीं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को किसने सपोर्ट किया था? मॉर्गन। वैसे ही बताओ ओपेरिन और हेल्डन की थ्योरी को किसने सपोर्ट किया? स्टैनले मिलर। कैसे? बाय डूइंग द एक्सपेरिमेंट एंड क्रिएटिंग द सेम कंडीशंस। सेम कंडीशन पैदा कर देने को बोलते हैं सिमुलेट कर देना, सिमुलेट। अच्छा बताओ हॉलीवुड और बॉलीवुड में क्या अंतर है? हॉलीवुड वाले हर चीज जुगाड़ से चला लेते हैं, बॉलीवुड वाले, और हॉलीवुड वाले पता है हूबहू सिमुलेट कर देते हैं, सिमुलेट कर देते हैं। हमारे यहाँ अगर डायनासोर वाली जुरासिक पार्क मूवी बने तो पता लगेगा कि आदमी घुसा है खाल के अंदर, पता लग जाएगा नहीं। और उनके यहाँ पे अगर डायनासोर वाली मूवी बनती लगता रियलिस्टिक है, लार गिर रही होती एकदम, अंडे फूटते तो चिपचिपा चिपचिपा, बिल्कुल सेम क्रिएट कर देते हैं पैदा सिचुएशन, है ना, बिल्कुल डर लगने लगता है। अगर कहीं 3D मूवी देख लो कहीं, है ना, तो पता है ऐसा लगेगा जैसे बाहर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है इतना रियलिस्टिक बनाते हैं, उसको बोलते हैं सिमुलेट कर देना। ध्यान से पढ़िए क्या, ओपेरिन और हेल्डन की थ्योरी को किसने सपोर्ट किया? स्टैनले मिलर ने। कैसे? एक्सपेरिमेंट करके। इनके एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं? सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? सिमिलर का मतलब होता है सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इन्होंने कितने कंपाउंड लिए थे? 4। पहला मीथेन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा अमोनिया, फिर वाटर वेपर।
और कितना डिग्री तापमान लिया था? इन्होंने कहा उस समय अर्थ पे इतना डिग्री टेम्परेचर था जब लाइफ नहीं बनी थी, और इन्होंने 800 डिग्री का तापमान लिया, 800 डिग्री पे, और इन्होंने बना के देखा, क्या बनाया कि अमीनो एसिड बन गया, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। बाद में और सिमिलर एक्सपेरिमेंट हुए, दूसरे लोगों ने करे, और उन्होंने शुगर बना के दिखा दी, कुछ ने नाइट्रोजनस बेस बना दिया, कुछ ने क्लोरोफिल के पिगमेंट बना दिए, कुछ ने फैट बना दिया। अब आपको लगता है कि लाइफ नॉन लिविंग से बनी है? हाँ, अब लगने लगा। क्यों? हमारा डीएनए बन गया, और डीएनए ही तो हमारे अंदर है मेन, डीएनए के ही अंदर सारे कमांड छुपे हुए हैं। तो इसका मतलब ये साइंटिस्ट को यकीन हो गया कि पृथ्वी पर जो पहली लाइफ बनी है वो नॉन लिविंग से बनी है, लेकिन जब एक बार लाइफ बन गई तो उसी से लाइफ बनती रही है बाय द रिप्रोडक्शन, बाय द रिप्रोडक्शन। अच्छा, अब यहां तक की स्टोरी समझ आ गई। अब कहते हैं मेटियोराइट्स। अब देखो, हम बार बार ये क्यों कह रहे हैं, क्या साइंटिस्ट हमसे ज्यादा, साइंटिस्ट से ज्यादा हम लोग इंटेलिजेंट है? नहीं, साइंटिस्ट से इंटेलिजेंट क्या, साइंटिस्ट की तो नाखून बराबर भी नहीं हम लोग। साइंटिस्ट इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, अपने काम में एक्सपर्ट हैं, दक्ष हैं, कि वो क्यों इतना हजारों करोड़ों डॉलर पर एनम, हजारों करोड़ों अरब डॉलर पर एनम लगा दे रहे हैं। अगर हम यूएस की बात करें तो सबसे ज्यादा आगे वही है। पहला स्पेस यान किसने बनाया था? उन्होंने। पहली बार मून पे कौन गया? वो लोग, है ना? हाँ, तो नासा के थ्रू गए। तो कहने का मतलब है सारे मिशन पहली बार वही करता है, मोस्टली वो लीडर है। एनालिसिस तो उन लोग ने क्या किया, वो लोग ने देखा कि हमारी पृथ्वी पे जो उल्का पिंड आते हैं, मेटियोराइट्स का मतलब उल्का पिंड, किसी और ग्रह का टूट के आना उल्का पिंड कहलाता है। देखा होगा टीवी पे कभी कभी दिखाते हैं, आके टकराता है पृथ्वी पे। तो जब हमारे पास कुछ पृथ्वी पे छोटे छोटे उल्का पिंड आके गिरे, साइंटिस्ट ने उनका नमूना तय किया। नमूना जब देखा तो शॉक्ड हो गए और एकदम सरप्राइज्ड हो गए, उनके होश उड़ गए। क्या होश उड़ गए? किसी और ग्रह का जो नमूना आके अपने ग्रह पे गिरा है, उस नमूने में सेम कंपोनेंट पाए गए, जो केमिकल पृथ्वी पे है वही केमिकल यहाँ है। अब उनको ये कंफर्म हो गया कि कहीं ना कहीं ऐसा या तो हो गया है या तो होने वाला है, हो रहा है। अगर हो गया है तो वो हमसे आगे हैं, और अगर होने वाला है तो हम उनसे आगे हैं। नहीं, अगर हम उनसे आगे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, खतरा नहीं है। हो सकता है वो हमसे आगे तो किस दिन हमें अपना दुश्मन समझ के अटैक कर दे। इंसान इंसान का दुश्मन है तो वो तो बहुत एलियन है, वो तो हमारी भाषा नहीं जानते, हमारी शैली नहीं जानते, हमारी टेक्नोलॉजी नहीं जानते, हम क्या सोच रहे हैं वो नहीं जानते, है ना? तो या तो एलियन को हमसे खतरा हो सकता है, तो उनको देखो लिखा है, इसीलिए एनालिसिस किया गया और पता चला कि सिमिलर कंपाउंड उनको इंडिकेट करते हैं कि सिमिलर प्रोसेस, यानी लाइफ पनप गई एल्सवेयर इन स्पेस, कहीं पे लाइफ पनप रही है या पनपेगी या पनप चुकी है, ऐसा कहीं ना कहीं तो हुआ है। वरना दूसरे के सैंपल हमें क्या बता रहे हैं? अगर मान लो हम किसी ग्रह पे गए और वहां हमें हड्डियां मिली, तो हम क्या सोचेंगे? लग रहा है यहाँ लाइफ कभी थी, लाइफ कभी थी, है ना? तो सोचो वैसे ही क्या होता है, हमारे अर्थ जैसे सेम टू सेम केमिकल मिल रहे हैं वहां पे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लाइफ है। लेकिन ये नहीं पता चल रहा है वो कहां से उल्का पिंड आ रहा है, कितनी गैलेक्सीज है, किसका टुकड़ा चला आया, कहां इतनी दूर जाने के हमारे पास अपनी गैलेक्सी तक तो अभी रिसर्च हम पूरी कर नहीं पाए। अभी तक तो मंगल ग्रह पे अटके हुए हैं, है ना? चांद पे पहले गए, नई सफलता मिली लाइफ। मंगल पे एलन मस्क ने कुछ सफलता के इंडिकेशन दिए और जा भी रहे लोग, अब बुकिंग हो गई है। अब वो जिस समय एक दिन आने वाला है, जिस दिन सबसे नियरेस्ट होगा उसी दिन स्पेस जाएगा, छोड़ देगा, और फिर वापस जब आना होगा तो फिर इंतजार करना पड़ेगा, 5-6 साल का शायद इंतजार है, फिर वो सबसे नियरेस्ट होगा, फिर स्पेसशिप ले आएगा, और तब तक जरूरी वस्तुएं पहुंचा दी जाएंगी एक साथ, कई सारे शिप जाएंगे जिस दिन नियरेस्ट होगा। विद द लिमिटेड एविडेंस, बोलते हैं बहुत लिमिटेड एविडेंस है हमारे पास कि पहला पार्ट ऑफ जो अनसुलझी सी स्टोरी का है, जिसको हमने केमिकल इवोल्यूशन बोला था, वो कहीं ना कहीं सच है। कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट द्वारा हर चीज प्रूफ हो चुकी है। तो बताइए केमिकल इवोल्यूशन क्या था? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से विभिन्न प्रकार के, जटिल प्रकार के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बनना। अच्छा, ये बनना क्या शो करता है? ये बनना ये शो करता है कि पृथ्वी पे कहीं ना कहीं जो जीवन है, पहला जीवन, वो इनऑर्गेनिक मैटर से ही बना है। नॉन लिविंग से बना है कि लिविंग से? नॉन लिविंग से बना है। अच्छा, ये कह रहा है, ये नहीं पता हमें कि पहला जो मेटाबॉलिक कैप्सूल बोल दिया इन्होंने, क्योंकि सेल नहीं बोला इन्होंने, हमेशा हम सेल बोल सकते हैं,
पहला अपने आप डिवाइड होने वाला मेटाबॉलिक कैप्सूल यानी सेल, ठीक है ना। कैप्सूल इसलिए बोल दिया ना कि पहले वायरस मानते हैं हम लोग, इसलिए बोल रहा है उन्होंने। वो कैसे बना, लेकिन पहला नॉन सेलुलर फॉर्म, यानी वायरस को नॉन सेलुलर बोलते हैं ना, पहला नॉन सेलुलर फॉर्म ऑरिजिनेट हुआ आज से 3 अरब साल पहले। क्या कहना चाहता है, पहला जीवन जिसको वायरस कह रहे हैं वो कैसे बना नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म है कि वो बना था और आज से 3 अरब साल पहले बना था। ये एविडेंस है हमारे पास। अच्छा, फिर कह रहा है कि इनके अंदर पहला मॉलिक्यूल क्या बना था और उसके चारों तरफ किसका कवर था, प्रोटीन। आज भी है। और कभी कभी कुछ में पॉलीसेक्राइड भी देखा गया, प्रोटीन के साथ साथ पॉलीसेक्राइड भी देखा गया। समझ में आई बात। अच्छा, अब ये जो कैप्सूल थे, यानी वायरस की ही बात कर रहा है, ये जो कैप्सूल थे ये रिप्रोड्यूस दियर मॉलिक्यूल परहैप्स, कहते हैं ये अपने आप के मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई कर लेते थे। परहैप्स का मतलब डाउट है इनको थोड़ा सा, कि बाद में किए कि उस समय किए, पर डाउटफुल है। कि परहैप्स का मतलब होता है शायद ऐसा हुआ होगा। पहला सेलुलर फॉर्म कब बना, आज से 2 अरब साल पहले। 2 अरब को 2000 मिलियन भी कहते हैं। पहला सेलुलर कब बना, पहला नॉन सेलुलर कब बना, 3, और पहला सेलुलर कब बना, 2 अरब साल पहले। ठीक है, पहला नॉन सेलुलर 3, पहला सेलुलर 2 अरब साल पहले बना। ये जो जितने भी सेल बनी थी उस समय सब कैसी थी, सिंगल सेल। ऑल लाइफ फॉर्म वर वाटर इन्वायरमेंट ओनली, जितना जीवन बना था केवल कहां बना था, पानी में। वो भी कौन से पानी में, मरीन वाटर की फ्रेश वाटर। अरे समुद्र मतलब क्या, समुद्र मतलब मैरीन वाटर की फ्रेश वाटर। तो फिर उसमें सोचना क्या है, कह रहा है दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस, बोलने लगे जब जीवन पनप गया तो जीवन में बदलाव आया, इसको क्या बोलते हैं, बायोजेनेसिस। कह रहा है कि द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ एरो स्लोली थ्रू इवोल्यूशनरी फोर्स फ्रॉम नॉन लिविंग, मतलब नॉन लिविंग से पहला जीवन जो बना वो बायोजेनेसिस हो गई। बायो मतलब लाइफ, जेनेसिस मतलब बनना। नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से पहली बार जो जीवन बना उसे बायोजेनेसिस बोलने लगे। ठीक है, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से जो पहला जीवन बना उसे बायोजेनेसिस बोलने लगे। कहने लगे, ये थ्योरी ज्यादातर लोगों ने मानी है, एक्सेप्ट करी है। कह रहा है कि किंतु once formed how the first cell of life could have evolved into complex biodiversity, बोलने लगे ये अब हमें देखना पड़ेगा कि जो पहली कोशिका बनी थी सेलुलर वाली, उस जो जीवन पनपा था उसी से इवॉल्व होकर के आज का कॉम्प्लेक्स बायोडायवर्सिटी है जो आज हमें दिख रही है। और कह रहा है जो बड़ी आश्चर्यचकित है, आश्चर्यचकित कहानी है, आकर्षक कहानी है। और कह रहा है इसी को पढ़ेंगे, यानी क्या पढ़ने जा रहे हैं, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की ऑरिजिन ऑफ लाइफ। इससे पहले क्या पढ़ा था, पहले ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स पढ़ा, फिर ऑरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ा, फिर अर्थ बना कैसे ये पढ़ा, है ना। फिर अर्थ के बाद पहला जीवन कौन सा बना था, नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर आज से कितने समय साल पहले बना, सेलुलर आज से कितने समय साल पहले बना, 2 अरब साल पहले। ठीक है ना। कौन कौन सी थ्योरी जीवन के बनने को सपोर्ट करती थी, कौन अपोज करती थी। सबसे बढ़िया थ्योरी निकली ओपेरिन और हेल्डन की, और उसको सपोर्ट किया स्टैनले मिलर ने। स्टैनले मिलर ने जैसे कि तैसा एक्सपेरिमेंट करके बता दिया, प्रूफ कर दिया कि ऐसे ही जीवन पनपा होगा। उनके एक्सपेरिमेंट में कितने डिग्री टेम्परेचर लिया था, 800 डिग्री। अब इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, अब थ्योरीज जितनी है वो पढ़ेंगे। अब देखो एक बहुत अच्छी सी इसको भी कहानी, ये भी कहानी टाइप की है। प्राचीन ग्रंथ, इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेंशनल लिटरेचर्स, रिलीजियस लिटरेचर, ये धार्मिक ग्रंथ, प्राचीन धार्मिक ग्रंथ। एक है जो स्पेशली क्रिश्चियंस लोग होते हैं उनमें होता है, बाइबल टाइप का, उसमें नाम नहीं लेना चाहिए किसी का धर्म का, मतलब ऐसा माना गया उनकी धर्म में लिखा हुआ है कि जो पृथ्वी है वो सिर्फ 4000 साल पुरानी है और उसको उनके जीसस ने बनाया है सिर्फ 6 दिन में। और इस थ्योरी का नाम दिया गया स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, यानी सुपर नेचुरल पावर पे बिलीव करती है। सुपर नेचुरल पावर पे वो थ्योरी बिलीव करती है और वो कहती है कि सिर्फ 4000 साल पुराना अर्थ है और जीवन केवल 6 दिन में बना है।
और बनाया किसने? सुपरनैचुरल पावर ने, उनका मानना है। तो इसीलिए एनसीईआरटी ने किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, और ये फादर सॉरेज ने दी थी। नाम नहीं पूछा जाएगा, इसे बता दिया। फादर मतलब क्रिश्चियन ही होंगे, तो उन्होंने दी थी। इसकी 3 विरोधाभास चीजें हैं। कोनोटेशन मतलब विरोधाभास। इनकी थ्योरी में और हमारी सच्चाई में 3 विरोधाभास है। 3 कितने विरोधाभास है? 3। इनकी थ्योरी और हमारी थ्योरी में 3 असमानताएं। सुनो, ये कहती है 4000 पुराना है। साइंटिस्ट ने प्रूफ किया, पृथ्वी के टुकड़े का नमूना टेस्ट कर लिया, पता लगा वो 4.5 अरब साल पुराना है। सच क्या है आप बताओ? नमूना टेस्ट करेंगे, वो गलत बताएगा क्या? कार्बन डेटिंग आजकल कर सकते हैं, किसी की भी एज निकाल सकते हैं। ये कितना पुराना है नमूना, इसी से तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट देखो मुद्दे सुलझाता है ना, कार्बन डेटिंग करके। तो ये थ्योरी मुंह से कही गई है, और तो ये गलत हो सकती है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है। बताओ, एक विरोधाभास। 4000, 4.5 नहीं 4 अरब, वो पृथ्वी की बात करें तो 4.5। ये कहता है 4000 साल पुराना, ये कहता 4.5 अरब साल पुराना है। अंतर 1-2 का नहीं है। आप बोलो सर 4,500 रुपए, और कोई बोले 4.5 अरब रुपए, भैया और ना छोर, बहुत दूर है ना। तो ये पहला कोनोटेशन। दूसरा, ये थ्योरी कहती है जीवन जैसा बना था वैसा ही है, वैसा ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर वाले ने जिस रूप में हमें बनाया है उसी रूप में आज हम हैं, फ्यूचर में भी उसी रूप में रहेंगे, कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर वाले में सुपरनैचुरल पावर है। चलिए मानते हैं। यहां आते हैं। यहां पे जब अध्ययन किया साइंटिस्टों ने, स्पेशली डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने, जब वर्ल्ड सर्वे पे गए थे, तो उस बंदे ने पाया कि पृथ्वी पर कई ऐसे लाइफ के फॉर्म्स थे जो विलुप्त हो गए, उनके अवशेष मिले हमें, और बहुत सारे लाइफ के फॉर्म हैं जो जिनमें वो जो अवशेष मिले उनकी हड्डी और आज जैसे हम लोग हैं, हमारी हड्डी कुछ कुछ मेल खा रही है कई मामलों में। इससे पता चलता है कि वो हमारे पूर्वज थे, वो हमारे पूर्वज थे। इसका मतलब जो दूसरी बात है वो भी गलत साबित होगी। तीसरी बात, इनका कहना था बायोडायवर्सिटी जितनी थी, जितनी ऊपर वाले ने बनाई थी, जितनी छोड़ के गए थे, मान लो एक्स मिलियन, उतनी ही है। इनका कहना नहीं, कभी घट जाती है कभी बढ़ जाती है। कहते ओवरऑल बढ़ी है, लेकिन चीजें विलुप्त भी तो हुई हैं और चेंज हो रही हैं। अच्छा बताओ, आज की डेट पे जिस रफ्तार से हम इकोसिस्टम को नष्ट कर रहे हैं, पढ़ाया था ना चैप्टर, उस हिसाब से तो बायोडायवर्सिटी घट रही है। याद करो, 100 साल में, अगले 100 साल में आधी रह जाएगी और उसके अगले 100 साल में संपूर्ण गायब हो जाएगी। जिस रेट से हम लोग, वो तो हो ही जाएंगे, लेकिन हम मानव सभ्यता के लिए पूरी बात कर रहे हैं, तो सोचिए जरा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है कि 3 बातें निकली, तीनों विरोधाभास से निकली। एक एक करके पढ़ते हैं। पहली बात, जितने ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे स्पीसीज या टाइप की बात करें, जो आज हमें दिख रहे हैं, वो ऐसे के जैसे ही बने थे। यही बात बोला था ना मैंने, वो ऐसे के तैसे बने थे। दूसरी बात, डाइवर्सिटी हमेशा से सेम रही है, जब से बना है, और फ्यूचर में भी सेम रहेगी। बताया था ना मैंने 2 बातें। पहला, इन्होंने बोला कि जैसे हम बने थे वैसे ही हैं, वैसे ही रहेंगे। फिर दूसरा, इन्होंने बोला कि बायोडायवर्सिटी जितनी थी उतनी ही है, उतनी ही रहेगी। सही है ना। तीसरी बात यह है कि अर्थ है 4000 साल पुराना। ये जितने आइडियाज थे सब स्ट्रांगली चैलेंज कर दिए। कब? 19th सेंचुरी में। और कैसे किए? बिना ऑब्जर्वेशन के, ऑब्जर्व करके। ऑब्जर्व किया गया। और किसने किया? एक समुद्री जहाज दिया गया एक बंदे को, और वो बंदा था, ये समुद्री जहाज दिया गया। उस जहाज का नाम था HMS बीगल। उस जहाज का नाम था बीगल, जैसे टाइटेनिक, वैसे इसका नाम था HMS बीगल। और वर्ल्ड सर्वे के लिए भेजा गया इस बंदे को, चार्ल्स डार्विन। इनका एक बेटा भी था, याद करो, नाम बताइए। फ्रांसिस डार्विन। इन दोनों ने मिलकर ऑक्सीजन के बारे में पहली रिसर्च करी थी, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। इन्होंने कंक्लूजन निकाला क्या? कि जितनी भी लिविंग फॉर्म्स हैं, शेयर सिमिलरिटी टू वेरिंग डिग्री, नॉट अमंग देमसेल्व्स बट आल्सो लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्टिंग मिलियन ऑफ ईयर। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने वहां के सैंपल लिए, सैंपल में पता लगे कि कुछ लोग कुछ जीव गायब हो चुके हैं और कुछ अभी भी हैं। तो जितने जीव हैं उनमें कुछ ना कुछ समानता है, और सिर्फ उनमें ही समानता नहीं है, उनमें उनके पूर्वजों में कुछ ना कुछ समानता है।
और कुछ वेरिएशन भी है। समानता ये बताती है कि हमारे वो पूर्वज थे, और असमानता ये बताती है कि हम उससे इवॉल्व हो चुके हैं। बताइए सही है कि नहीं है? क्लियर? तो देखो ये पता चला, मैनी सच लाइफ फॉर्म डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, कहते हैं बहुत सारे जीवन विलुप्त हो गए, लिखा है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। डिफरेंट फॉर्म इन द ईयर्स गॉन, बोलने लगे पिछले बीते सालों में कई सारे गायब हो गए और कई सारे बन भी तो गए। कहते हैं पुराना जीवन गायब भी हुआ पृथ्वी से, नया जीवन बना भी। ये बात तो उनका विरोधाभास है। जो उन्होंने बोला था जैसा बना था वैसा ही है, इन्होंने पाया कि जैसा बना था उससे डिफरेंट होता जा रहा है, और ये कंफर्म है कि वो हमारे पूर्वज थे। इन्होंने कहा समानताएं ये बताती हैं कि वो हमारे पूर्वज थे। अगर मान लो कहीं पे कोई इंसान का स्केलेटन मिला और उसके 32 दांत थे, उसका टेल नहीं था, उसका क्रैनियल कैपेसिटी हमारे लगभग समान है, तो वो हमारे पूर्वज ही तो माने जाएंगे। ठीक है ना? उनका स्केलेटन हमारे स्केलेटन से 90% मैच कर रहा हो तो वो हमारे पूर्वज होंगे, कि जिससे 50% मैच कर रहा है वो हमारे पूर्वज होंगे। 90% मैच कर रहा है, 100% क्यों नहीं बोला? 10% हम इनसे एडवांस हो गए, इवॉल्व हो गए। सही है कि नहीं? अब देखिए, अब इसीलिए चार्ल्स डार्विन को फादर ऑफ इवोल्यूशन बोलते हैं। चार्ल्स डार्विन को बोलते हैं ना फादर ऑफ इवोल्यूशन। यानी इवोल्यूशन बहुत धीरे धीरे होने वाली घटना है। इन्होंने कहा इवोल्यूशन बहुत धीरे धीरे होने वाली, क्रम वाइज होती है। क्रम वाइज, ग्रेजुअल का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। इवोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप होता है और बहुत स्लो होता है। हिंदी में बोलना चाहिए क्रमिक, धीमी धीमी गति से क्रम वाइज चलने वाली घटना ग्रेजुअल इवोल्यूशन होता है। लाइफ फॉर्म बनने में धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है, क्रम वाइज होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ पहले मल्टीसेलर बन गया हो बाद में यूनिसेलर बना हो। ये बिल्कुल सच थ्योरी है कि पहले यूनिसेलर प्रोकैरियोट बना होगा, फिर यूनिसेलर यूकैरियोट बना होगा, फिर मल्टीसेलर बने होंगे, फिर और जटिल वाले मल्टीसेलर बने होंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पहले अच्छा पहला मोबाइल जो भी बना था, हम चलो दूसरे मुद्दे पे आ गए अचानक से। पहला मोबाइल जो भी बना होगा ये तो कंफर्म था कि वो सरल मोबाइल था, सरल था, केवल कीपैड्स थे, कॉल कर सकते थे, कॉल रिसीव कर सकते थे, कुछ नहीं, मैसेज भी नहीं जाता था। इनफैक्ट मैसेज भी नहीं जाता था, केवल कॉल करो, हाँ ओके बस रख दो। फिर धीरे धीरे ये सब, फिर धीरे धीरे रेवोल्यूशन आया, जरूरत पड़ी कि रात को दिखता नहीं था किसको डायल कर रहे हैं, तो बैकग्राउंड में लाइट दी गई हरी हरे कलर की, पहले हरे कलर की बैकग्राउंड लाइट दी गई। फिर उसके बाद उसका एलसीडी बड़ा छोटा कैलकुलेटर जैसा होता था, छोटा सा एलसीडी। फिर बाद में उसको थोड़ा सा बड़ा किया गया ताकि कुछ चीजें दिखने लगे। फिर कलरफुल एलईडी आने लगी, फिर लोग बटन वाले ही आते थे पर कलरफुल एलईडी आने लगी। फिर फ्लैप वाले फोन काफी दिन चले, देखा होगा काफी चले, मेरे पास भी था फ्लैप वाला मोटरोला का, है ना, तो मोटो रेजर, तो ऐसे बहुत बहुत स्लीक होता था, मुझे आज भी बहुत पसंद है, बट आता ही नहीं। तो फ्लैप वाला जो फोन होता था बड़ा छोटा, इतना छोटा बन जाता था और बड़ा स्लीक होता था। ठीक है, तो वो फोल्ड वाले वो बेकार होते हैं सब। तो कहने का मतलब है इवोल्यूशन हो रहा था धीरे धीरे। फिर एंटीना लगा होता था उसमें, एंटीना गायब हो गया। फिर धीरे धीरे छोटे छोटे फोन आने लगे, छोटा, इतने बड़े बड़े फोन आते थे, इतने बड़े बड़े आते थे और बिना स्क्रीन के। पहले भी बिना बटन वाले आते थे पर वो आसानी नहीं होती थी हैंडल करने में, बड़ा मुश्किल होता था, और कोई 2-4 फोटो खींच सकते थे और बिल्कुल ब्लर आती थी, और बस 2 बटन नीचे लगे रहते थे। 2 बटन नीचे लगे रहते थे, एक बीच में बैक आने वाला, 2, एक रिसीव करने वाला, एक कट करने वाला, एक नोकिया का आता था। अब धीरे धीरे और बदलाव हुआ, फिर आप उसमें सिम कार्ड, वो एसडी कार्ड डाल के मूवी देख सकते थे, तब भी इंटरनेट नहीं चलता था, मूवी देख सकते थे। फिर आप एसडी कार्ड डाल के फोटो क्लिक कर सकते थे। फिर कैमरे पे बदलाव किया गया, फिर जीपीएस सिस्टम आने लगा, जीपीआरएस, जीपीएस या जीपीआरएस। पहले इंटरनेट नहीं चलता था, जीपीआरएस चलता था, जीपीआरएस। और वो पता है, अगर आप गलती से अपना जीपीआरएस मतलब इंटरनेट ऑन करके भूल गए, सारा डाटा, सारा पैसा उड़ गया, मतलब अगर ऑन भी है सारा पैसा उड़ गया, इतना खतरनाक था। फिर विंडो वाले आने लगे, तो धीरे धीरे बदलाव आया। आज की डेट पे आप देख लो मोबाइल में क्या नहीं कर सकते, हर काम मोबाइल का पीसी में, पीसी समझो मिनी पीसी, आप हर काम पीसी वाला इसमें कर सकते हो। प्रिंट आउट तक आजकल इससे दे सकते हो वाईफाई के थ्रू, नहीं तो उससे लगा लो पोर्ट, आप हर काम लगभग कर सकते हो मोबाइल और टैब से और इससे। तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो गई, वही है वहां रिवोल्यूशन, हमारे यहाँ इवोल्यूशन। और इन्होंने ये बोला कि किसी भी पॉपुलेशन में वेरिएशन छुपे रहते हैं,
किसी भी पॉपुलेशन में वेरिएशन आते रहते हैं, हर पॉपुलेशन में वेरिएशन आते रहते हैं, जो इसका लक्षण होता है। ठीक है, ये जितने भी वेरिएशन होते हैं ये उस पॉपुलेशन के मेंबर को नेचुरल कंडीशन में बेटर सरवाइव करने के लिए प्रेरित करते हैं। कह रहा है हर आबादी में एक लक्षण होता है, क्या? वेरिएशन। अगर वेरिएशन किसी आबादी में है तो ये वेरिएशन के कारण ही वो आबादी एग्जिस्ट कर रही है, उस नेचुरल कंडीशन में रह रही है। अगर वेरिएशन नहीं होते तो देखो, जैसे हम अगर मछली से वेरिएबल नहीं होते तो क्या हम लैंड पर रह पाते? तो वेरिएशन है ना अपने अंदर। अच्छा, मछली हमसे वेरिएबल नहीं होती तो क्या पानी में रह पाती? अगर फेफड़े से सांस लेती, पानी अंदर, काम खत्म। अगर उसके हाथ पैर होता तो इतनी बढ़िया से तैर नहीं पाती, सोचिए, इसलिए फिन दिया गया। अच्छा, मछली पानी के अंदर रहती है तो त्वचा को कोई नुकसान ना हो जाए, स्केल दे दिए गए। बोलिए सही कि नहीं? मछली पानी के अंदर रहती है, उसके आंखों के ऊपर वो दे दिया गया ट्रांसपेरेंट कवरिंग, उसकी पलकें नहीं होती। कभी मछली देखना ऐसे नहीं करेगी, पलक नहीं झपकेगी। वो कार्टून वाली मछली भले झपक ले, कार्टून वाली झपक लेती है, लेकिन वास्तव में मछली के पलके नहीं होती। मछली के पलके, मछली और सांप के पलके नहीं होते, देखा होगा आपने। हाँ, बल्कि सांप में तो इमूवेबल आईलिड होती है, ये कहना चाहिए। हाँ, और कान भी नहीं, वो सब इवोल्यूशन का ही कमाल है। अब देखिए, कह रहा है ये जो करेक्ट जो वेरिएशन है, जैसे मान लो, सुन लीजिए, जरा सुन लीजिएगा। मान लीजिए, अब हम एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, आंसर आ जाएगा आपको। अगर मान लीजिए कि पृथ्वी पे स्वच्छ पानी खत्म, तो हम सबको मजबूरी में कौन सा पानी पीना पड़ेगा? मैरीन वाटर, फिल्टर करके। मान लो फिल्टर के बावजूद भी वो पानी मैरीन ही रहेगा, फिल्टर ऐसा तो है नहीं नमक छान देगा, गंदगी छानेगा, नमक नहीं छानेगा, तो वो पानी कैसा रहेगा? नमकीन। मजबूरी में हमें पीना पड़ेगा। हम में से कई लोग वो पानी पी करके मर जाएंगे, और मोस्टली लोग ऐसे ही करेंगे, मर जाएंगे। हम में से लेकिन कुछ लोग सरवाइव कर गए। सरवाइव पता कौन करेगा? जिसकी बॉडी के अंदर वेरिएशन आया, जिसने झेल लिया उस पानी को, वो क्या कर गया? सरवाइव कर गया। और सरवाइव कर गया मतलब उसका हो गया प्राकृतिक चुनाव, यानी इंग्लिश में नेचुरल सिलेक्शन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे क्योंकि अब टाइम हो गया है। ठीक है।